Hello, friends. Welcome to An Academy. This is me, Dr. Siddharth Arora, and friends, we are continuing with our series page by page NCERT of class 12. सो ये मैंने तुम्हें पहले भी प्रॉमिस किया था और इनफैक्ट प्रॉमिस से पहले मैंने तुम्हें एक बार सजेस्ट किया था इनफैक्ट आई हैव डन इट सेवरल टाइम्स दैट अगर आपको अपने बेसिक्स ऑफ सब्जेक्ट को समझना है सो इट इज़ इम्पेरेटिव दैट यू स्टडी एनसीईआरटी इफ़ यू डोंट स्टडी एनसीईआरटी आपको जो बेसिक फाउंडेशनल स्ट्रक्चर ऑफ एनी सब्जेक्ट स्पेशली विद रिगार्ड्स टू पॉलिटी गवर्नेंस इंटरनेशनल रिलेशन जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेसिक फाउंडेशन में आता नहीं है प्राइमरली बिकॉज आप लोग बहुत सारे साइंस ग्रेजुएट हो मे बी कॉमर्स ग्रेजुएट हो बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो उन लोगों ने ग्रेजुएशन में भी ये सारे टॉपिक्स किए होते नाउ दैट वी आर अपियरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन बिकम्स ऑल द मोर इम्पोर्टेंट कि आप इन टॉपिक्स के बेसिक फाउंडेशनल स्ट्रक्चर को समझ लो अब मैं जब एनसीईआरटी आपको पढ़ाता हूँ तो आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन एनसीईआरटी नॉट ओनली एज व्हाट इज गिवन इन क्लास 11 12th और 9th 10th मैंने तो 6 से लेकर 12th तक की सारी एनसीईआरटीज बनाई है वी डन 6 to 11th की एनसीईआरटीज ऑलरेडी गो टू यूट्यूब सर्च माय नेम और आपको मिल जाएगा अपार्ट फ्रॉम दैट even in 12th okay I will try and connect the topics that are given in NCERT with advanced level जो एडवांस टॉपिक्स हैं हम उनको भी समझने की कोशिश करेंगे टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड सो हम मैं पेज बाय पेज कर रहा हूँ इन अदर वर्ड्स आई एम नॉट गिविंग यू समरी ये सब नाम की समरी है ये समरी नहीं है वी आर डूइंग पेज बाय पेज एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुली रिटन बुक सो विल मेक द मोस्ट ऑफ इट एक अनाउंसमेंट है सो द बुक दैट इज वी आर डूइंग इज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की आपके पास पीडीएफ है या बुक है तो अगर आप साथ साथ में पढ़ लोगे तो इट इज़ बेटर दिस इज फॉर क्लास 12 कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स मैंने थोड़े बहुत वीडियोस पहले भी बना लिए वे डन द कोल्ड वॉर एरा द सोवियत एरिया एंड सो ऑन सो फोर्थ आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे एक अनाउंसमेंट है एज आई वाज अबाउट टू से दैट द क्रैश कोर्स हैज़ बीन लॉन्च्ड ओके सो ऑल ऑफ यू जिन्होंने फॉर सम रीज़न हो सकता है कोई ना कोई रीज़न रहता हो दैट यू कुड नॉट प्रिपेयर टिल नाउ फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ऑफ 2021 अभी भी ये आखिरी मौका है अब यार अब तुम ज़बरदस्ती अपने आप को प्रॉब्लम में डालना चाहते हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता बट इफ़ यू हैव बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी एट अ वेरी रीजनेबल प्राइसेस बाय एन अकेडमी जिसमें मैं एमसीक्यूज भी करूँगा विद इन द टीचिंग शेड्यूल फॉर इंस्टेंट रिविजन we will do discussion on previous year questions also and guidance on strategy and time management also ये अभी अभी लॉन्च हुआ है अब एक सेकंड का भी इंतजार मत करो use the code SIDLIVE SIDLIVE just use the code SIDLIVE and you will get the opportunity to join this not only join this but also you will get a huge discount सिर्फ मेरा कोड यूज करना है SIDLIVE और तुम अन अकेडमी की लार्जेस्ट एवर टीम सेट लाइफ के पार्ट बन जाओगे वी हैव डन ऑसम रिजल्ट्स लास्ट ईयर एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार भी वी आर गोइंग टू रेप्लिकेट दिस रिजल्ट सो लेट्स नॉट वेस्ट अ सिंगल मोर मोमेंट एंड join these classes right away so we are on an academy which is the largest online learning platform in India जब भी तुम प्लस क्लासेस लो जब भी तुम आइकॉनिक क्लासेस लो जब भी तुम कॉम्बैट कोर्सेज में जाओ जब भी तुम स्पेशल क्लासेस को यू कैन यूज द कोड सेट लाइव एंड बिकम अ पार्ट ऑफ टीम सेट लाइव यू विल गेट अ ह्यूज डिस्काउंट चाहे वो इस तरह का होता है वन सब्सक्रिप्शन टू क्रैक और 45% डिस्काउंट कैन यू बिलीव एनी ऑर्गेनाइजेशन गिविंग दैट पार्ट अल्टीमेट टेस्ट सीरीज कॉम्बो जिसमें ऑप्शनल टेस्ट सीरीज स्पेशल टेस्ट वगैरह होंगे 6-in-1 ऑफर ये भी अवेलेबल है अन अकेडमी नोट्स वर्थ 10,000 मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर लोन्स CACA शो मेंटोरशिप डेज सब्सक्रिप्शन एटसेट्रा ऑल अंडर वन रूफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज द कोड सेट लाइव सो चाहे वो प्लस क्लासेस हो चाहे आइकॉनिक क्लासेस हो एक वो प्राइसेस देखो ये देखो सिर्फ सेट लाइव कोड यूज करोगे 40,500 ऑटोमेटिकली बिकम्स 36,450 49,500 becomes automatically 44,000 72,000 will become automatically 64 90,000 will automatically become 80 सिर्फ तुम्हें ये कोड याद रखना है अब इंतजार मत करो चाहे प्लस क्लासेस हो चाहे आइकॉनिक क्लासेस हो डोंट वेस्ट अ सिंगल मोर मोमेंट योर वाइस गैंग ऑफ स्टूडेंट्स take a wise decision now whether you want to join UPSC Combat in which you have a scholarship pool of 4 crore rupees or the test series or the batch courses everything available under one roof अब यू आर अ वाइज गैंग ऑफ स्टूडेंट्स माय फ्रेंड्स टेक अ वाइज डिसीजन बट टेक इट नाउ वो बहुत ज़्यादा देर ना हो जाए ना आई होप यू अंडरस्टैंड अगर देर हो गई यू विल मिस दिस पार्ट
मिस द बस, डोंट मिस दिस एट ऑल आज का वीडियो। सो आज हम लोग जो कर रहे हैं दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फिनोमिनन्स इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स दैट शायद किसी ने सोचा भी नहीं था ऐसा होगा, लेकिन हो गया। एंड दैट इज द कॉन्टेक्स्ट। हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में वापस जाना पड़ेगा, और ये बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ 2 मिनट के समरी में समझ लो। वी हैव डन इनफ नंबर ऑफ आवर्स इसी 12th वाले ही एनसीईआरटी के वीडियोस में हमने किया हुआ, तो यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियोस ऑल्सो। तो ये स्टोरी स्टार्ट हुई थी विद कोल्ड वॉर। ओके, अगर इसको एक बार सीक्वेंशियली चले जाओगे तो इट विल बी इजी फॉर यू। कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू। पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू हम लोगों ने दो पावर सेंटर्स को वर्क करते हुए देखा। एक था सोवियत यूनियन, ऑल्सो कॉल्ड एज यूएसएसआर, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, और एक था द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दोनों के बीच में एक कोल्ड वॉर चल रहा था। कोल्ड वॉर इसलिए बोल रहे थे बिकॉज नो गन्स वर शॉट, ओके, नो बुलेट्स वर शॉट एट वन अनदर, नो मिसाइल्स ऑन ईच अदर, बट एक ग्रुपिंग हो गया। यूएसएसआर और यूएसए ने अपना अपना ग्रुप बना लिया, अपना अपना अलायंसेस बना लिए। यूएसए फॉर्म व्हाट इज कॉल्ड एज द नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन नेटो, और उसी के रिस्पॉन्स में इन द 1956 यूएसएसआर फॉर्म्ड व्हाट इज कॉल्ड एज द वॉर्सो पैक्ट। दोनों ने वन अपमैनशिप की सारी हदें क्रॉस कर ली। आर्म्स रेस इस हद तक हो गया दैट बोथ ऑफ देम डेवलप्ड लार्ज न्यूक्लियर स्टॉकपाइल्स, सो मच सो द वर्ल्ड कुड हैव बीन डिस्ट्रॉयड मेनी टाइम्स ओवर। और ये सब इसी से नहीं था कि आर्म्स रेस हो, हर चीज़ में, ओके, चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे इकोनॉमिकली हो, चाहे द मेकिंग ऑफ इन्फ्लुएंसिंग ऑफ अलाइंसेस विद वन अनदर, एक दूसरे को डरा के रखना, इवन स्पोर्ट्स में फॉर दैट मैटर, देयर वॉज राइवलरी बिटवीन दीज टू जायंट्स। लेकिन पता नहीं कैसे ऐसा होता भी है, पता नहीं, समटाइम्स लाइफ बिकम स्ट्रेंजर देन फिक्शन। 1991 में आते आते सोवियत यूनियन अचानक लाइक अ पाइल ऑफ कार्ड्स, एकदम पैक ऑफ कार्ड्स एक साथ खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। तो ये हमने प्रीवियस क्लास में किया हुआ है, द वेरियस रीजंस, तो दोनों वीडियोस देख लेना। कोल्ड वॉर क्या था, कोल्ड वॉर के सारे डायमेंशंस क्या थे, वो भी तुम्हें समझना ज़रूरी है। ऑल्सो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि इट वॉज नॉट ओनली कोल्ड वॉर दैट was only on the basis of military, it was economic, etc. Everything was covered. And then 1991 में आते आते, regardless of the fact कि the Soviet Union tried to do glasnost and perestroika, बहुत सारे लोगों को ये बात शायद अभी समझ में नहीं आ रही होगी, but I'm not going to repeat it for in the interest of not wasting too much of time right now, because हमने इसको बहुत डिटेल में ऑलरेडी इसी YouTube वीडियो पे दिया, just search it and you'll find it out. So 1991 में सोवियत यूनियन कोलैप्स, एंड कोलैप्स लाइक कोलैप्स, ओके, तो ऐसा नहीं था कि वो वीक हो गया, कोलैप्स, गेम ओवर, ओके, तो ये चीज़ ही खत्म हो गई। तो इट डिसअपियर्ड, यूएसएसआर, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, इट डिसअपियर्ड। तो ये जब डिसअपियर हो गया तो भाई प्रॉब्लम होगी। अब प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि जहाँ पर दो पावर्स हुआ करती थी वहाँ पर एक ही पावर रहेगी, और वो एक पावर वॉज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो वॉज अ जायंट एंड इज अ जायंट, इस जायंट को एक ही और जायंट ने सो कॉल्ड कॉम्पेंसेट करके रखा हुआ था, दबा के रखा हुआ था, या फिर कंपटीशन था। जैसे ही कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ, बाय द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, ओके, बिकॉज सोवियत यूनियन ही रहे तो फिर कोल्ड वॉर का आएगा। सो यूनाइटेड स्टेट्स के अब आसपास कोई सीरियस कंटेंडर नहीं रहा। अब ये जो 1991 ऑनवर्ड्स दुनिया चालू हुई है ना, हाँ सर, ये जो 1991 के बाद की दुनिया है ना, इसको हम यूनिपोलर वर्ल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिपोलर वर्ल्ड। यूनिपोलर वर्ल्ड मतलब एक ही पावर है। वैसे तो ये वर्ड अजीब सा है, यूनिपोलर वर्ल्ड क्या होता है, ओके, बट इसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा वर्ड है, बड़ा अजीब सा लगता है, ओके, दैट ये जो यूनिपोलर वर्ल्ड है, ओके, इसमें हमने जो फिनोमिनन देखा है जिसमें सर्वे सर्वा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, जहाँ देखो तेरा ही जलवा, दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स का ही जलवा, दैट इज़ कॉल्ड एज हेजेमनी। व्हाट इज दैट कॉल्ड एज? दैट इज़ कॉल्ड एज हेजेमनी। हेजेमनी को समझने के लिए कोई वर्ड ही नहीं है, मतलब कैसे कैसे वर्ड यूज़ करते हो।
हेजेमनी को समझने के लिए बहुत ही अच्छा वर्ड है दादागिरी। इट इज़ द दादागिरी ऑफ, बड़ा अच्छा वर्ड है दादागिरी। तो ये दादागिरी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, वेर एवर एंड वट एवर इट डज, चाहे वो मिलिट्री हो, ओके, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सॉफ्ट पावर के कॉन्सेप्ट में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे एजुकेशन हो, यू नेम इट एंड इट विल बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहाँ देखो उन्हीं की हेजेमनी। सो द कॉन्टेक्स्ट देयर इज कि हमको वी आर इन दैट टाइम पीरियड जहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स की हेजेमनी है। और ऐसा नहीं है कि ये इतिहास में इससे पहले नहीं हुआ है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। सो बहुत समय पहले, बड़ी पुरानी बात है, बड़ी पुरानी बात है कि ग्रीस, द सिटी ऑफ एथेंस जैसे बोला जाता था, द स्टेट ऑफ एथेंस, उसको हेजेमन बोलते थे। हेजेमन इसलिए बोलते थे बिकॉज जिसकी हेजेमनी है वो हेजेमन। जो हेजेमन इसलिए बोलते थे क्योंकि आसपास कोई नहीं था, जहाँ पर देखते थे वहाँ पे एथेंस की पावर चलते थे। अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को बाद में भी देखेंगे तो इवन, ओके, फ्रांस फॉर सम टाइम हैड बीन एन हेजेमन। ब्रिटिशर्स पैक्स ब्रिटानिका बोलते थे द सन नेवर सेट्स एनीवेयर इन द ब्रिटिश किंगडम। बताओ यार, ये भी बात बोलो, पैक्स ब्रिटानिका बोला जाता था, वो भी चले। लेकिन आज ज़माना जो चल रहा है, वी लिव इन द टाइम्स ऑफ यूएस हेजेमनी। और ये तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जितना ज़्यादा पढ़ लोगे उतना अच्छा रहेगा। तो दो तीन सवाल होते हैं। नंबर वन, इज हेजेमनी गुड? कैसी बात कर रहे हो सर, दादागिरी गुड है? मैं कैसे बोल सकता हूँ? ओके, इज इट गुड? मे बी नॉट। अच्छा, इज इट बैड? मुझे कैसे पता? अच्छा, ठीक है। इंडिया के लिए इज इट गुड? हाउ डू आई नो? अरे यस, आप किसी के बारे में वो नहीं बोल रहे बेटा, यही खूबसूरती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की। गुड बैड बन सकता है, बैड गुड हो सकता है, अगर तुमको ये पता हो हाउ टू यूटिलाइज इट। और वो यूटिलाइजेशन तब समझ में आएगा जब तुमको स्ट्रक्चर समझ में आएगा विद रिगार्ड्स टू व्हाट हेजेमनी इज ऑल अबाउट। तो वैसे इसको आगे करने से पहले, ये एक बड़ा सिंबॉलिक है और बड़ा ही दुखद इवेंट विच इज़ कॉल्ड एज 9/11 which happened on 11 September 2001, that is the attack on the twin towers of World Trade Center, एंड जिसमें हज़ारों लोग की डेथ हो गई थी। सो ये कैसे एसोसिएटेड है ये इवेंट और विद यूएस हेजेमनी, वी विल लुक इनटू इट इन ह्यूज डिटेल राइट नाउ। सो प्लीज़ ब्रेस अप एंड इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू अंडरस्टैंड यूएस हेजेमनी लाइक नेवर बिफोर। तो मैं कोशिश करूँगा सारे पॉइंट्स बताऊँ, बट ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस पार्ट। सो जब हम इसको पढ़ रहे हैं ना, तो मैं चाहता हूँ कि तुम वैसे पढ़ो जैसे एनसीईआरटी पढ़ाना चाहता है। एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ाना चाहता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ओके, क्या करते हैं, पेज बाय पेज है ना, तो देखते हैं कि तुम्हें कितना समझ में आता है, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो दो तीन क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन है, ये देखो, ये यंग बॉय है, ही इज आस्किंग अ क्वेश्चन, ही सेज आई एम ग्लैड आई डिड नॉट ऑप्ट फॉर द साइंस सब्जेक्ट्स or else I would have been the victim of US hegemony. Can you think how and why? तो मैंने पूछा, एनसीईआरटी पूछो। अब तुम में से जितने लोग इस बात को इग्नोर करते हो ना कि यार एनसीईआरटी पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ओके, हमें तो सब आता है, एनसीईआरटी की किताबें कौन पढ़ता है, तो इसी का क्वेश्चन का आंसर दे दो। बताओ, ये छोटा सा बेबी जैसा इतना बोला बॉय, ओके, ये क्या पूछने की कोशिश कर रहा है? कोशिश कर रहा है, एंड बी वेरी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दिस पार्ट। चलो दूसरे वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सो एक लेडी का नाम हो रहा है आयशा। आयशा वॉज डूइंग वेरी वेल इन हर स्टडीज एट हाई स्कूल इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ baghdad and was planning to study medicine in the university. She lost a leg in 2003 when a missile slammed into an air raid shelter in which she was hiding with her friends. Now she is learning to walk all over again. She still plans to become a doctor, but only after the foreign armies leave her country. तो एक इराकी गर्ल आयशा का नाम लिया गया है और वो बोले कि वो मेडिसिन डॉक्टर बनना चाहती थी, और बट एक एयर रेड शेल्टर में, जब वो जहाँ पर छुपते हैं एयर रेड शेल्टर, जब मिलिट्री प्लेन्स अटैक करते हैं तो एक ऐसा अंडरग्राउंड टाइप शेल्टर बनाया जाता है, वहाँ पर कर रहे थे तो एक मिसाइल ने आके हिट किया
और उसकी वजह से उनका पाँव डैमेज हो गया। वो अभी भी डॉक्टर बनना चाहती हैं, लेकिन वो बोल रही हैं कि पहले फॉरेन आर्मीज़ यानी कि अमेरिकन आर्मीज़ या तो वेस्टर्न कंट्रीज़ की आर्मी उनका इराक यानी कि टेरिटरी ऑफ इराक छोड़ दे। सर ये क्यों पढ़ रहे हैं? मैं क्यों पढ़ रहा हूँ? मैंने थोड़ा ना बोला है। अच्छा तुम पढ़ रहे हो, अच्छा तुम चाहे तो छोड़ दो। तो ये हो गया वन, अच्छा, और ये हो गया टू। ठीक है सर। फिर एक और है, अच्छा अभी एक और है, हाँ बताओ कितने कितने टाइप के। अच्छा एक और, अच्छा एक और। जाबू इज अ टैलेंटेड यंग, बेटा दिमाग लगा के बैठो, रटने की जगह नहीं है। मैं तो रटने वटने पर विश्वास नहीं रखता, मैं तो सिर्फ समझाऊंगा। Jabu is a talented young artist who lives in Durban, South Africa. His paintings are heavily influenced by traditional tribal art forms. अच्छा जी, he wants to go to art school and later open his own studio. ठीक है जी. However, his father wants him to study for an MBA and then join family business. Acha ji. The business is not doing too well. Jabu's father feels that with an MBA degree, Jabu will be able to make the family business profitable. तो ये आप किसी के घर की बातें क्यों बता रहे हो? ये बात भी ठीक है। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ? मैं थोड़ा ना बता रहा हूँ यार, बुक में लिखा हुआ है, हद हो रही है। अच्छा, ये हो गए थ्री। ओके, ठीक है। सर वैसे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्यों पढ़ाया जा रहा है हमको। एक और, अच्छा ठीक। Andre is a young man living in Perth, Australia. His parents are immigrants from Russia. His mother gets very angry every time Andre puts on blue jeans to go to the church. She wants him to look respectable in church. Andre tells his mother that jeans are cool and they gave him the sense of freedom. Andre's father reminds his wife how they too used to wear jeans when they were youngsters in Leningrad, which is, of course, in Soviet Union, and for the same reason that the son now invokes. Andre had an argument with his mother. Jabu may be forced to study a subject he has no interest in. In contrast, Aisha has lost a leg and is lucky to be alive. ये हम क्यों पढ़ रहे हैं सर? अरे रुको तो सही, मैं थोड़ा ना पढ़ रहा हूँ बाबा। 1 2 3 एंड 4, क्या मैंने बोला? 1 2 3 एंड 4। हाँ सर उनको समझ में आ गया, चार ही है। तो 1 2 3 4 ये चार क्वेश्चंस कैसे एसोसिएटेड है अमेरिकन हेजेमनी से? दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। सो 1 2 3 4 को सोचने लग जाओ एंड अंडरस्टैंड कि हाउ इज इट एसोसिएटेड विद अमेरिकन हेजेमनी। तो ये अमेरिकन हेजेमनी से कैसे एसोसिएटेड है? तुम 2 मिनट शांति से इस बारे में सोचो, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्या बात करो। ये सबका नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आ सकते हैं, थोड़ा बहुत ना भी आए। सो हम इसको कॉन्सेप्ट को समझने लगेंगे एंड वील ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस इन फार मोर डिटेल। बहुत ही सरप्राइजिंग सा एलिमेंट ये लगता है माय फ्रेंड्स कि जब हम कॉन्टिनेंट्स पढ़ते हैं, सो व्हेन वी स्टडी कॉन्टिनेंट्स, बड़ा एक सरप्राइजिंग सा एलिमेंट होता है कि हम लोग को पढ़ाया गया कि एशिया एक कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है, अंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट है, एंड सो ऑन सो। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। क्या हो गया? यूरोप के बाद हमें दो पढ़ाए गए थे, एक बोला गया नॉर्थ अमेरिका, एक बोला साउथ अमेरिका। लेकिन इंटरेस्टिंग ये बात हो गई कि बहुत सारे लोगों को, अगर मैं अमेरिका वर्ड यूज़ करूँगा, ओके, अमेरिका वर्ड यूज़ करूँगा, तो अमेरिका वर्ड यूज़ करते मुझे सिर्फ एक ही कंट्री दिखाई देती, कॉन्टिनेंट भी नहीं दिखाई देता, कंट्री दिखाई देती, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका का मतलब, और तुम खुद ही बोलोगे, नॉर्मल भाषा में बोलोगे मैं अमेरिका गया हूँ, तो तुमको ये नहीं कोई बोलेगा कि यार अमेरिका गए मतलब कोई कॉन्टिनेंट ट्रैवल करो, उसमें कंट्री भी तो बताओ, कनाडा जा रहे हो, यूएस जा रहे हो, मेक्सिको जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो भैया? ओके ना, तुम्हें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अमेरिका ही लगेगा। ये ज़्यादातर हमारा कॉन्सेप्ट है। और अगर ये सबूत के फॉर्म में, प्रूफ के फॉर्म में शो कर दिया जाए कि क्या सॉलिड हेजेमनी है, क्या मैसिव हेजेमनी है, क्या वर्चस्व चल रहा है, सर्वे सर्वा चल रहा है ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आई थिंक इट बिकम्स वेरी ब्यूटिफुल। सो एक अमेरिका वर्ड यूज़ कर लो, ओके, वो एक्चुअली
नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, दो कॉन्टिनेंट्स की जगह एक कंट्री को रिप्रेजेंट करने लगे। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इसको आप टेक्निकली करेक्ट बोल रहे हो, टेक्निकली करेक्ट नहीं बोल रहा हूँ, बट एक परसेप्शन बना हुआ है कि इट इज़ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कौन है अमेरिका? अमेरिका मतलब पूरा सिर्फ एक कंट्री है। दिस इटसेल्फ इज अ ह्यूज प्रूफ, ओके, कि इट इज सॉलिड हेजेमनी, दैट हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। So 1991, as I told you, was a watershed year, okay, in the world history, because किसी ने नहीं सोचा था, इनफैक्ट मुझे नहीं लगता कि अमेरिका ने भी कभी सोचा था कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि एक दिन द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स नहीं रहेगा। ओके, मतलब वीक हो गया ये तो शायद हम 100% श्योर कि उनको लगने लग गया होगा 80s में, लेकिन इतनी जल्दी इट्स लाइक गायब ही हो जाए ये वाला जो स्ट्रक्चर था। ओके, दिस एंटायर स्ट्रक्चर विल गो अवे, दिस कंट्री विल गो अवे, ये किसी ने नहीं सोचा था। सो 1991, हाँ, मैं अब इसको दोनों साइड से एसोसिएट कर रहा हूँ। एक तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक धमाका हो गया, क्योंकि एज आई सेड, वैसे तो थोड़ा सा टेक्निकली रॉन्ग वर्ड है, लेकिन फिर भी हम बोल सकते हैं कि एक यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया। ओके, सो देर वॉज अ यूनिपोलर वर्ल्ड, सारी ताकत एक ही तरफ से इमर्ज कर रही थी, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नाउ इसमें एक छोटा सा एस्पेक्ट बाद में भी करेंगे, विच विल अंडरस्टैंड दिस इन फार मोर डिटेल एट अ लेटेस्ट स्टेज, कि 1991 में इंडिया के लिए भी बड़ी मेजर प्रॉब्लम होगी, बिकॉज जो पोल गायब हुआ ना, एज इन द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, वो इंडिया का सबसे करीबी दोस्त था। तो मैं कई बार पढ़ाता हूँ, जब मैं इंडिया रशिया रिलेशंस पढ़ाता हूँ इंटरनेशनल आया कोर्स में, तो मैं यही बात बोलता हूँ यार, यूएसएसआर हमारा बेस्ट फ्रेंड था, जय वीरू वाली दोस्ती थी हमारी। यूएसएसआर जब हमारे से गायब हो गया तो इंडिया के लिए एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि अब ये यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया। यूएसए वॉज द ओनली वन, और यूएसए यूएसएसआर का एंटी, और एक्चुअली उसी लहजे से हम ये भी बोल सकते हैं कि एंटी टू इंडिया ऑल्सो। उसका एक और रीज़न ये था कि इट वॉज प्रो पाकिस्तान। तो हमारे लिए तो बड़ी मेजर प्रॉब्लम, हमारा जो एकमात्र दोस्त था विद रिगार्ड्स टू दिस एंटायर डायनामिक्स, वो गायब हो गया। तो वी विल स्टडी ऑल्सो इन दिस क्लास एट अ लेटेस्ट डेट कि what were the options left or what was the strategy left for India to take care of this unipolar world. So as I said कि 1991 was a watershed year, और अगर आपको hegemony के concept समझना है of with regards to USA, तो आई थिंक 1991 का पोस्ट 1991 ही हमें समझ में आने लग जाएगा। और उस पीरियड को हम बोलते हैं द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कैसे, इसको समझने की कोशिश करो कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हुआ कैसे। पहले तुम इस पिक्चर को थोड़ा सा देखो। ओके, सी यू आर गोइंग टू बिकम योर सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स, रटने के दिन तो बैठे नहीं हो। यू अंडरस्टैंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड ये है क्या, देन यू विल अंडरस्टैंड द एंटायर सिचुएशन ऑफ हाउ एंड वाई डिड वी आर और आर वी डिस्कसिंग समथिंग अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स हेजेमनी। तो ये जो रोड है ना, ओके, ये रोड इराक को कुवैत से कनेक्ट करती है, ये हाईवे। ओके, इराक और कुवैत के बीच में ये एक हाईवे है। ये हाईवे वो हाईवे था जिससे एक रास्ते में से एक दिन इराकी फोर्सेस, ओके, इराकी फोर्सेस कुवैत की तरफ आई। क्यों आई सर? इन्वेड करने के लिए। सो इन्वेड करने के लिए वो कुवैत की तरफ आई, और फिर यही वो रोड है जिससे इराकी फोर्सेस ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के बाद वापस गई, यानी कि देवर रिट्रीटिंग। ओके, तो ये रिट्रीटिंग फोर्सेस थी, इनके पास कोई खास ताकत नहीं रह गई थी। देवर ऑलमोस्ट, यहाँ पर ये कुवैत में इनकी हालत ख़राब हो चुकी थी, दे हैड लॉस्ट मेजोरिटी ऑफ देयर वेपन्स, और इनके पास कुछ सप्लाईज नहीं थी। ये वापस जा रही थी, मतलब हार गए। ठीक है सर, फिर क्या हुआ? हारते हुए फोर्सेस को अमेरिकन फोर्सेस ने यूजिंग टेक्निकल, एंड कौन से पीरियड की बात कर रहा हूँ मैं? 1990 के बाद की बात कर रहा हूँ, राइट। सो 1990 के बाद, यानी कि ये फिर वो पीरियड 1990-91 की बात हो रही है। ओके, सो 1991 गल्फ वॉर की ज़माने की बात कर रहा हूँ। जब फोर्सेस वापस चले गए तो अमेरिकन फोर्सेस ने इनको टारगेट किया, और ऐसे टारगेट किया कि जाते हुए फोर्सेस बर्बाद हो गए। इसको हाईवे को बदनाम वो नाम दिया गया, दैट वाज कॉल्ड एज हाईवे ऑफ डेथ। अमेरिका ने
जब गल्फ वॉर जीता तो अमेरिका ने गल्फ वॉर जीता नहीं, ये क्या बात हुई, गल्फ वॉर दिखा के जीता। मतलब शायद ये पहला ऐसा वॉर था जो टेलीवाइज्ड वॉर था। तो पूरे वर्ल्ड ने CNN, जो केबल न्यूज़ नेटवर्क है, उनके थ्रू लाइव देखा कैसे अमेरिकन मिसाइल्स बिल्कुल एब्सोल्यूट लेज़र गाइडेड की तरह जाके ब्लास्ट करते हैं, क्या उनकी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी है। मतलब द वर्ल्ड वॉज अमेज्ड, क्या है यार ये लोग। मतलब दे वर शोइंग कि देखो वो एक एक टैंक खड़ा है और यहाँ से मिसाइल जा रही है, जूम और तड़क करके उड़ा रही है। सो द वर्ल्ड वॉज लुकिंग, माय गॉड यार ये कोई मुकाबला नहीं है। जब अगस्त ऑफ 1990 में इराक ने अटैक किया था कुवैत को, अगस्त ऑफ 1990 में, तो इराकी फोर्सेस एट दैट टाइम लेड बाय द प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन, they were considered to be a good strong army। तो अमेरिका ने कुवैत को प्रोटेक्ट करने की ठानी। अब ये बातें बाद में करेंगे कि क्यों ठानी और कैसे ठानी एंड सो ऑन सो फोर्थ। ओके, सो जब वो लोगों ने ठानी ये बात, ओके, सो आई एम गोइंग इनटू कंप्लीट डिटेल, ओके, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस। जब उन्होंने ये ठानी तो दे वेंट टू द यूनाइटेड नेशंस, और यूनाइटेड नेशंस में तो तुम समझ ही सकते हो दैट यूनाइटेड स्टेट्स का बड़ा सॉलिड इन्फ्लुएंस है, स्पेशली एज द मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। ब्रिटेन उसके साथ, फ्रांस उसके साथ, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग they passed a resolution that let us defend कुवैत। मैं फिर ये बात बोल रहा हूँ, इसमें बहुत सारे अंदर के हिडन सीक्रेट्स है, उसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। बट उस टाइम पर ये बहुत सॉलिड ग्राउंड बन गया कि यस, सो एक कोएलिशन फोर्स बनी गई, ओके, और उसमें मोर देन 6 लाख सोल्जर्स को बोला कि तुम लोग सब लोग मिल के करेंगे। ऑब्वियसली इट वॉज लेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, मेजॉरिटी ऑफ द फोर्सेस उनकी थी, बट मोर 34 कंट्रीज की फोर्सेस लीड किया, कंबाइन किया, एंड एक पूरा कोएलिशन डिसाइडेड टू सो कॉल्ड डिफेंड कुवैत। सो जनरल नॉर्मन श्वार्ज़कॉफ थे who was leading the United States forces, actually United States and the coalition forces. So he was the general commander in chief of the normal of the entire coalition forces, and दूसरी साइड था सद्दाम हुसैन से। सद्दाम हुसैन का फोर्सेस को ने बड़ा इसका बड़ी चर्चा में थी कि उनके पास बड़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी है, बहुत वेपन्स है, रिपब्लिकन गार्ड्स करके एलीट फोर्सेस है। अब सद्दाम हुसैन ने इसको इसको और प्रोजेक्ट करवाया, उन्होंने वर्ड यूज़ किया, मदर ऑफ ऑल बैटल्स होगा ये। नाउ आई एम ट्राइंग टू टेल यू ऑल दिस बिकॉज आपको समझ में आए कि ये कैसे अनाउंसमेंट हुआ। सो इसमें बोला कि मदर ऑफ ऑल बैटल्स होगा। तो एक तरफ से सद्दाम हुसैन, एक तरफ से उनका फोर्सेस, दूसरी तरफ से द कोएलिशन फोर्सेस। जब हम कोएलिशन बोले ना इसमें, तो आप इसको यूनाइटेड स्टेट्स की फोर्सेस मानो ज़्यादातर, बिकॉज मोर देन 3/4 ऑफ आर्मी इनकी थी, मतलब 3/4 ऑफ फोर्सेस इनकी थी। सो ये यूनाइटेड स्टेट्स की फोर्सेस थी, ये सद्दाम हुसैन की फोर्सेस थी। अब ये मदर ऑफ ऑल बैटल्स के नाम पे इन्होंने अनाउंस कर दिया। यहाँ से थे प्रेसिडेंट बुश द सीनियर वन, ओके। सो ये प्रेसिडेंट बुश ने बोला कि हम तो इनको बचा के दिखाएंगे, और नाम हो गया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ओके, सो इसको बोला गया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ठीक है, फिर क्या हुआ, अब सब लोग पूरी दुनिया में ऐसे बैठ के बातें होने लगी कि देखो ऐसा होगा, इराक ऐसा करेगा, वो ऐसा करेगा, मुकाबला कड़ा होगा, मुकाबला कड़ा होगा। इट वॉज डिस्ट्रॉयड विद इन नो टाइम। क्या बात कर रहे हो, इट वॉज डिस्ट्रॉयड, द इराकी फोर्सेस वर डिस्ट्रॉयड विद इन नो टाइम। इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड स्ट्रक्चर था, इतना ज़बरदस्त वेपनरी थी, ऐसा जो वर्ल्ड ने देखा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं यार कहाँ की बात हो रही थी, दैट अमेरिकन्स और उनको कड़ा मुकाबला होगा, अमेरिका में इतने लाखों लोगों का होगा, वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड ऑफ दैट सॉर्ट। Americans in Operation Desert Storm dominated the entire operations like anything. In fact, they were hitting at liberty. They were just जैसे मर्जी करना कर सकते थे, फ्रीडम टू डू वट एवर, कुछ भी करने की कोशिश ज़रूरत नहीं पड़ी। और जो सद्दाम हुसैन का ये मदर ऑफ ऑल बैटल्स वाली कहानी थी,
ये एकदम जल्दी ख़त्म हो गया। तो जो लग रहा था कि यार ये हो जाएगा, इनफैक्ट हम लोगों ने फर्स्ट टाइम तब स्कड मिसाइल्स, पेट्रियट मिसाइल्स, ये सब नाम किसी ने सुने भी नहीं थे, ये सब क्या थे। मतलब वो फोर्सेस जो कि नॉर्मल शॉट्स को आप लीड कर रहा था। सो आई एम टेलिंग यू ऑल ऑफ देम सो दैट यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव बिहाइंड दिस। वो को ही लग रहा था कि यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त अटैक होगा, कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट ये अमेरिका के लिए एक शोकेस हो गया। क्या बात कर, फॉर अमेरिका माय डियर फ्रेंड्स, वॉर इज बिजनेस, बिजनेस, ओके, ऑफ आर्म्स, आर्म्स ट्रेड जो सबसे ज़्यादा दुनिया में कोई करता है तो यूनाइटेड स्टेट्स करता है। तो ये तो टेलीवाइज वॉर था, ओके। ऐसे लग रहा था जैसे वीडियो गेम चल रही है। मतलब एवरी वन वॉज ग्लूड टू द टीवी। ऐसे पता ही नहीं चल रहा था कि ऐसे कोई वॉर है। वॉर ऐसा आमतौर पर वेरी ग्रूसम थिंग टू सी, ओके, बट पीपल वर एंजॉइंग इट। वाह यार देखो, स्कॉट ने गया ट्रांच करके पूरा एम बनाकर सीधा हज़ारों किलोमीटर से दूर से फायर हुआ और जाकर एक पर्टिकुलर बिल्डिंग के एक पर्टिकुलर विंडो के अंदर सीधा जाके एक वो टारगेट को उड़ा दिया। पीपल स्टार्टेड एंजॉइंग, एंड व्हेन दिस स्मार्ट बॉम्ब्स, दिस कंप्यूटर वॉर बिकेम, सबसे ज़्यादा जिसको फ़ायदा हुआ इन द फर्स्ट गल्फ वॉर वॉज यूनाइटेड स्टेट्स। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का तो फ़ायदा होना बनता ही था, सारे के सारा पैसा भी तो उनका ही लगा था। नो, रिमेंबर देयर वर 34 कंट्रीज़ का कोएलिशन। सो 34 कंट्रीज़ की जो कोएलिशन थी उन्होंने अमेरिका को फंड भी किया था। तो इनफैक्ट अमेरिका ने जितना पैसा इस वॉर को लड़ने में बनाया, वो भी उसके जो सो कॉल्ड खर्चा हुआ था उसको भी कॉम्पेंसेट कर गया। सो दोनों ही तरफ से मतलब देखा जाए तो ऑल विक्ट्रीज इनकी हुई। कैसे? तो कुवैत लिबरेट हो गया, सो कॉल्ड, ओके। जब कुवैत लिबरेट हो गया तो आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग, कुवैत इज़ एन ऑयल रिच कंट्री। जो इराक का जो इन्फ्लुएंस था इन द गल्फ एरिया वो ख़त्म हो गया। और जो दैट वाज, इराक वाज ट्राइंग टू सो कॉल्ड अपेरेंटली not having Americans to dominate in the OPEC and the Gulf areas। तो इराक ख़त्म, सद्दाम, ओके, सो सद्दाम हुसैन तो था लेकिन इराक ख़त्म, ओके, एटलीस्ट सबड्यूड फॉर द टाइम बीइंग एटलीस्ट। कुवैत इनका बेस्ट फ्रेंड हो गया। वर्ल्ड डरने लग गया भैया, वो इराक जो कि मदर ऑफ ऑल बैटल्स करने वाला बात था, वो इतनी जल्दी कोलैप्स कर गया, ये क्या बात हुई। तो इनफैक्ट वो अमेरिकन हेजेमनी का बिगुल था। It was the beginning of American hegemony. In the words of the President Bush, this was the establishment of New World Order। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर था कि ये दुनिया बदल गई भैया, तुम्हारे सामने सामने दुनिया बदल गई है। अब ये यूनिपोलर वर्ल्ड है। और हाउ, ऐसा नहीं है कि ये छोटा मोटा कि हमने लास्ट मोमेंट तक लड़े, कुछ नहीं। जो मदर ऑफ ऑल बैटल्स कर रहे थे ऐसा ख़त्म कर दिया हमने। सो ऑल्सो इट गेव अ ह्यूज financial help to United States, एक तो in the form of help, दूसरा I hope you are understanding arms trade will become hugely successful for America। so जहाँ से देखो जी यही जीत रहे, और दुनिया से घबराए घबराए घूमेगी कि देखो जी ये आया द नेक्स्ट फेज ऑफ अमेरिकन हेजेमनी। सो यहाँ से 1991 का पीरियड आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए कि दिस इज़ हाउ अमेरिकन हेजेमनी वॉज अनाउंस्ड इन 1991। तो हम फिर से अब पहुंच गए अगले फेज में, और ये टाइम था प्रेसिडेंट बुश का। अब बड़ा सरप्राइजिंग होता है कभी भी है ना, इलेक्टोरल बैटल्स को, इलेक्शंस को प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज जबकि अमेरिका जीत गया, बट 1992 आते आते, ओके, जब इलेक्शंस हुआ तो बुश लॉस्ट द इलेक्शन। पता, विचित्र होता है ये, कभी भी इलेक्शंस को कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। एंड द कैरिज्मेटिक बिल क्लिंटन केम टू पावर। बिल क्लिंटन इतने ज़्यादा अग्रेसिव नहीं थे ऑन फॉरेन पॉलिसी इशू। मैंने बोला कि बिल्कुल ही नहीं थे, लेकिन फॉरेन पॉलिसी इशूज़ पे इतने नहीं थे। ही वॉज, उनका प्लान ये था कि अमेरिका को अंदर से इंटरनल रिपेयर करो, जो कि एक्चुअली बहुत सारी प्रॉब्लम्स अमेरिका में भी हो रही थी, जैसे फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी एक्सेट्रा, क्लाइमेट चेंज पे बहुत फंक्शनिंग एंड सो ऑन सो। इनका इनका वो हार्ड एस्पेक्ट जो कि बुश का एस्पेक्ट था, वो इतना हार्ड नहीं थे, स्पेशली विद मिलिट्री एंड इंटरनेशनल एंड फॉरेन पावर्स एंड सो ऑन सो फोर्थ।
मैं फिर ये बात बोल रहा हूँ, ये बहुत कम था लेकिन था। सो कुछ कुछ इवेंट्स तब के भी मैं बोल सकता हूँ कि 1992 से लेकर 1996 एंड देन लेटर, ओके, बिकॉज क्लिंटन के दो टर्म्स हुए थे बैक टू बैक। बट येस, हमने थोड़ा बहुत ऐसे भी देखा, जैसे 99 में, ओके, आई होप यू नो द कोसोवो फोर्सेस, द फोर्सेस ऑफ द नेटो कंट्रीज जहाँ पर इन्वॉल्व हुआ था, ओके, एंड मिलोसेविच उसमें का डाउनफॉल हुआ था, दैट दैट पार्ट वाज देयर। तो सर ये तो कमाल हो रहा है, मतलब ना लेना ना देना, तुम आ गए हो बिल्कुल, मतलब ये क्या बात हुई? मतलब ठीक है, आप पहले कुवैत में आ गए, ओके, वेरी गुड, कुवैत तुम्हारा था नहीं, पर तुम आ गए, हाँ हाँ हम लिबरेट करने आए। आप अमेरिकन हो, आप लिबरेट करने आ गए, अच्छा, यहाँ पे क्यों आ गए? हम फिर लिबरेट करने आ गए। ये क्या बात हो रही है? ओके, ये तो सही दादागिरी है, मैंने तो आपको पहले ही बोला था। ओके, हेजेमनी का और कोई वर्ड ही नहीं है, हेजेमनी इज नथिंग एल्स बट दादागिरी। लो जी, हद हो गई। तो वैसे ही, ओके, कभी इनका इन्वॉल्वमेंट था, कभी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। कभी कभी जब इन्वॉल्वमेंट था, फॉर एग्जांपल यू नो द यूएस एम्बेसीज पे जब अटैक हो गया था कीनिया में, ओके, तंजानिया में, तो इनको लगा ओहो ये तो अलकायदा ने किया है, तो ऑब्वियसली फिर तो इनके पास प्रॉपर ग्राउंड था। सो अलकायदा में इनको था, विच इज़ ऑब्वियसली आई होप यू नाउ नो इज़ अ वेरी ग्रूसम और वॉज अ वेरी ग्रूसम टेररिस्ट फोर्स। तो प्रेसिडेंट क्लिंटन ने, ओके, ऑर्डर दे दिया। क्या दे दिया? नहीं, उनको ऐसा लगा। क्या लगे सर? अरे लगा उनको, क्या लगा था सर? दैट जो ये जो टेररिस्ट है जिन लोगों ने अटैक किया ना, वो सूडान में छुपे हुए, अफगानिस्तान में छुपे हुए। क्या बात करें, इनको लगा। अच्छा, फिर तो क्या हुआ? तो इन्होंने एक ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच को गो हेड दे दिया। अच्छा, उसे क्या हुआ? ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच से बोला कोई बात नहीं, हम लोग ना यूनाइटेड नेशंस को पूछेंगे और सीधा हम अपने बम्बार्डमेंट करवा देंगे और उड़ा देंगे। ये क्या बात हुई यार? यस, सो द पॉइंट वॉज कि इन्होंने अपने, अब इनके पास इतने खतरनाक खतरनाक बॉम्बर्स है, तो वो जाकर मिसाइल जाकर वहाँ पर फायर किया, बहुत सारे उसमें सिविलियन कैजुअलिटीज़ भी हुए। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात हो रही है यार। अब ना यूनाइटेड नेशन से पूछने की ज़रूरत है, ओके, ना किसी और को पूछने की ज़रूरत है, तुम्हें लगा तुमने उड़ा दिया। यस, सो प्रैक्टिकली ऑल्दो क्लिंटन पीरियड में तो ये फिर भी, प्रेसिडेंट क्लिंटन के टाइम में तो फिर भी ये काफ़ी सबड्यूड था, लेकिन फिर भी था। अब भाई दादागिरी है, हिजमनी है। सो दिस इज द एंटायर कॉन्टेक्स्ट ऑफ अराइवल यार। पावर एंड फायर हैव अ टेंडेंसी टू एक्सपैंड। एक बार फायर लग जाती है ना, आग लग जाती है ना, फिर वो रुकती नहीं है। वो ये नहीं बोलती कि भैया मैं ना सिर्फ थोड़ा सा रूम जलाऊंगी बाकी छोड़ दूंगी, वो पूरा का पूरा बिल्डिंग जलाती है बिल्कुल, फिर पूरा गली जला देती है, फिर शहर जला देती है, पूरा जंगल आग लग जाता है, यू जस्ट डोंट नो। सो वैसे ही होती है पावर, ऐसे नहीं होती है। और खासकर जब तुमने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर किया है, तुमको कोई पूछने वाला नहीं है, ओके, तो कौन तुम्हें रोकेगा? सो ये थोड़े बहुत इंसिडेंट्स तुमको ये प्रूव करे कि हेजेमनी क्या होती है। So I hope you are understanding the hegemonica concept right now. Now friends, एक इवेंट हुआ जो कि was a very sad event of course, because the event was 9/11. Okay, अभी 9/11 को 9/11 इसलिए बोलते हैं बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स में, ओके, सितंबर पे मंथ पहले ऐसे लिखा जाएगा और फिर द डे। तो 2001 में, ओके, द 9/11 इवेंट हुआ ऑन 11 सितंबर, विच वॉज अ घासली एंड अ वेरी वेरी सैड टेररिस्ट अटैक, ओके, जिसमें प्लेन्स को यू हाईजैक किया गया, राइट, अमेरिका में। एंड ऐसा माना जाता है कि 19 हाईजैकर्स ने डिफरेंट प्लेन्स को हाईजैक किया। कोई जाकर, प्लान ये था कि कोई पेंटागन जैसे जहाँ पर उनका द डिफेंस का हेडक्वार्टर्स है इन वर्जीनिया, वहाँ पर होगा। कोई कैपिटल हिल की तरफ था, कोई शायद वाइट हाउस पे था, ऐसे बहुत सारे होते। बट जो सबसे ज़्यादा खतरनाक डैमेज कर गया वो दीज ट्विन टावर्स, द नॉर्थ एंड द साउथ टावर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। सो ये इसको, ये दिस इज द यूनाइटेड स्टेट्स अटैक हो गया, दिस वाज यूएस अटैक। अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स का ये न्यूज़पेपर का पार्ट देखोगे, तो ऐसे यूनाइटेड स्टेट्स का एक अजीबोगरीब लाइफ में ये रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो मेन landmass है, it is separated from Europe by a huge water body of the Atlantic Ocean.
तो मैं मानता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स ने वर्ल्ड वॉर वन में भी पार्ट लिया, वर्ल्ड वॉर टू में भी पार्ट लिया, द कोरियन वॉर में भी था, वियतनाम वॉर में भी था, बट ये वॉर्स जितने भी थे देवर अवे फ्रॉम द अमेरिकन लैंड मास. ओके, सो द वॉर वॉज नेवर फॉट ऑन द लैंड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. तो ये जो सिंपल सा सीन है, ओके, ये जो सिंपल सा सीन है, ये अचानक बदल गया. एक्चुअली इससे पहले भी एक बार हुआ था. सो 1941, राइट, द जापानीज फोर्सेस ने, ओके, पर्ल हार्बर पे अटैक किया था. सो उस टाइम भी ये बात मानी गई थी कि यूनाइटेड स्टेट्स वाज अटैक्ड. ओके, एंड उसी की वजह से, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत हिस्ट्री याद है, सो वर्ल्ड वॉर टू में यूनाइटेड स्टेट्स इंटर करना पड़ गया था. ऐसे एक एक सिचुएशन पहले फार बैक, वे बैक इन हिस्ट्री भी हुआ था. दैट इज़ व्हेन 1814 में ऐसा बोलते हैं कि ब्रिटिश फोर्सेस ने वॉशिंगटन डीसी को आग लगा दी थी. तो ऐसे बहुत कम हुए, लेकिन ये हुआ. तो आई थिंक नथिंग ब्रॉट अमेरिका टुगेदर, एंड इनफैक्ट नथिंग वुड हैव प्रिपेयर्ड अमेरिका फॉर दिस. तो अभी अभी हमने कहाँ तक बात की थी, हमने 1990s की बात की थी, 1999 तक तो आ गए थे, और अमेरिका वॉज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ इट्स हेजेमनी. अब किसको ये बात का विश्वास था कि एक ऐसा भी दिन आएगा कि अमेरिकन हेजेमनी को चैलेंज करेंगे ये टेररिस्ट अटैक्स. सो अमेरिका वॉज नॉट गोइंग टू टेक दिस लाइन डाउन, एंड अमेरिकन्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मिलिटरली, एंड उनके पास इकोनॉमी की कमी नहीं थी, एंड एट्सेट्रा. दे टुक इट एज अ ह्यूज अटैक ऑन देम. सो वैसे भी, as a country, as humanity also, it was a very sad day because thousands of people died, जो innocent people थे. And this is the entire context of the 9/11 attack. और जब 9/11 हुआ, तो अब तो अमेरिका का रिएक्शन तो इट वाज जैसे वर्ल्ड वॉर टू में बोलते थे ना, अमेरिका इज अ स्लीपिंग ड्रैगन, वंस इट वेक्स अप इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पुट इट टू स्लीप बैक, ऐसा बोला जाता है. तो बोले कि ये या तो ये पहले उठते नहीं हैं, और फिर जब उठते हैं तो फिर इनको वापस रेस्ट करवाना बड़ा मुश्किल होता है. तो तब तक, ओके, द प्रेसिडेंट बुश, द अदर वन, उनके बेटे, ओके, जॉर्ज बुश, ओके, के बेटे जो थे, ओके, वो हैड बिकम द प्रेसिडेंट. मैंने तुम्हें पहले ही बात बताई कि प्रेसिडेंट बुश, ओके, का कॉन्सेप्ट ऑफ military is a harder policy as compared to बिल क्लिंटन. तो ही तो एब्सोल्युटली टुक इट पार्ट, और उन्होंने एक नया स्लोगन दिया, एंड दैट वाज ग्लोबल वॉर ऑन टेरर. सो दिस वाज ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, और एक नया मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च हुआ गया जिसे बोला गया ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम. और एक्चुअली तब तक ये बात पता चल चुकी थी कि ये जो टेररिस्ट अटैक है, it is being supported by a terrorist group of Al Qaeda and the Taliban in Afghanistan, and of course, Al Qaeda being intricately related to Osama bin Laden. So, United States, being United States, they made sure that they will swiftly and ferociously attack this, and made sure कि अफगानिस्तान एंड जहाँ पर भी उनको लगा कि these terrorists could be nabbed, they decided to do about it. So a huge military operation was launched, and ऐसे ऐसे इवेंट्स हुए होंगे जो ऑफ कोर्स हम लोगों को कभी पता भी नहीं चलेंगे, बिकॉज जिस कंट्री में जो जहाँ पर दिखाई दिया उनको उठा लिया गया, उनको इंटरोगेट किया गया, इंश्योरिंग दैट वी विल रीच दिस पार्ट. सो यूनाइटेड स्टेट्स ने जो मिलिट्री ऑपरेशन किया उसकी वजह से तालिबान विच वॉज इन फोर्स, आई होप अब तुम रिलेट कर पा रहे हो कि यही तालिबान नाउ इट हैज़ कम बैक. तो तुम समझो ये 2003 का जो ऑपरेशन था वो जाके अभी जाकर मिलिट्री विड्रॉल हुआ है. तो सोचो कि 18 ईयर्स 17-18 ईयर्स का ये यूनाइटेड स्टेट्स की फोर्सेस का ऑक्यूपेशन था, और तालिबान को रिमूव कर दिया गया था फ्रॉम फोर्स. अब वो यूनाइटेड स्टेट्स फोर्सेस वापस आई है और तालिबान हैज़ कम बैक इन पावर. तो तुम नोटिस ये कर सकते हो कि अमेरिका के होते हुए जो अमेरिका चाहेगा वही करता मिलिट्रली. सो दिस वॉज एम्प्टर, और इन्होंने बहुत सारे, देर आर सम सीक्रेट एरियाज ऑल्सो, पता नहीं इसके बारे में कोई ज़्यादा डिटेल तो कोई पता ही नहीं पाएगा. सो ये यूएस नेवल बेस है इन क्यूबा, जिसे बोलते हैं ग्वांतनामो बे,
गिटमो बोलते हैं इसको, ओके, गिटमो इन शॉर्ट, बिकॉज इसको प्रोनाउंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो गिटमो में बहुत सारे सो कॉल्ड इंटरोगेशंस होती हैं, सो वहाँ पर इतना हाल होता है कि इवन द यूनाइटेड नेशन रिप्रेजेंटेटिव्स को वहाँ पर आने नहीं दिया जाता, बाकी सब तो छोड़ ही दो। सो द पॉइंट है कि अमेरिका का सिचुएशन इतना प्रूव करने के लिए नहीं होता। अगर आपको कुछ और छोटी मोटी कंट्री, फॉर दैट मैटर किसी भी कंट्री को बोलना पड़ेगा ना, अगर उनको किसी को अरेस्ट करना होता है, किसी को एक्स्ट्राडाइट करना होता है, तो 10 बार सोचना पड़ता है। इनफैक्ट दे हैव टू एक्चुअली प्रूव इट कि भैया उसने तो बहुत कुछ गुनाह किया है, इसलिए हमने उसको एक्स्ट्राडाइट किया है, उसको इसलिए हम अरेस्ट करें। अमेरिका तो सिर्फ सस्पेशन के बेसिस पे कर लेता है। तो वो क्या हो रहा है सर, ऐसा क्यों हो रहा है? अरे बाबा तुम समझे नहीं, हेजेमनी, ओके, दे आर द वर्ल्ड्स कॉप। ऐसा बोला जाता है दैट इट इज़ द कॉप ऑफ द वर्ल्ड, इट्स अ पुलिस मैन फॉर द वर्ल्ड। सो पुलिस मैन है, तो ये जैसे ही इस कार्टून में बहुत अच्छी तरह से दिखा एंडी सिंह के द न्यू यूएस फॉरेन पॉलिसी। तो ये दोनों बैठे हुए, इस अमेरिका ने इसको पंच मारा, तो ये पूछता भैया मेरे को क्यों पंच मारा, तो बोला कि यू पोज द पोटेंशियल थ्रेट। लो जी, मतलब जो मेरे मन में आया वो मैंने कर दिया। सो मेरे मन में आया कि मेरे को ऐसा शक हुआ कि तुम गड़बड़ हो, तो मैंने इसको कर दिया। उसी तरह से अगर तुम इस चीज़ को देखोगे तो यूनाइटेड स्टेट फॉरेन पॉलिसी बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉरेन पॉलिसी है। और मैं जब तुमको ये बात बताऊंगा ना, तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ों को आहा मिलेगा। तो आई शुड रियली प्रेज एनसीईआरटी कि इट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट। तो यहाँ पे जो यूनाइटेड स्टेट्स है, इसको देखो कितने अच्छे से फ्लो चार्ट बना, विच इज़ वेरी सरकास्टिक बट एक्चुअली ट्रू। ओके, ये डेमोक्रेसी है। सो एक फॉरेन कंट्री, ओके, या तो वो डेमोक्रेसी होगी या डिक्टेटरशिप होगी। चलो जी, डेमोक्रेसी होगी तो दो तरह की होगी, या तो वो फ्रेंडली टू यूएस है या फिर नॉट फ्रेंडली टू यूएस है। अगर फ्रेंडली टू यूएस है तो ठीक है भैया जी, ये देगा। फ्रेंडली के साथ वो इंटरैक्ट करेंगे, इस तरह से करेंगे कि फ़ायदा उनका ही हो, ऐसा नहीं कि तुम्हारा फ़ायदा होगा। वेरी गुड सर। और क्या होगा, और अगर बाई चांस तुम नॉट फ्रेंडली हो और तुम गरीब हो, ओके, और तुम्हारे पास कोई ऑयल नहीं है, तो यूएस बोलेगा छोड़ यार, इसका क्या करना है, इसको माफ़ कर दो। और अगर तुम्हारे पास बहुत सारा ऑयल हो, ओके, और मिनरल वेल्थ हो, तो फिर तुम्हारे पास दो चॉइसेस है। क्या, या तो तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है या तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। अगर न्यूक्लियर वेपन्स है तो उसको गले लगा लो, ओहो तू तो हमारा दोस्त है, सबसे प्यारा दोस्त है, तू पैसे वाला भी है और तेरे पास ताकत भी है। सो तू दोस्त कर, और अगर उस दोस्त ने वापस गले लगा लिया तो ठीक है, नहीं लगाया तो उसको इतना हैरस करो इकोनॉमिकली, ताकि वो फाइनली बोले भाई इससे कौन पंगा ले यार, चलो दुश्मनी छोड़ते इसी से दोस्ती कर लेते। और बाय चांस उसको रिच है लेकिन उसके पास, ओके, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, तो अमेरिका बोलेगा रुक भैया तू रुक, अभी हम भेजते हैं को अपने फोर्सेस को, कोई ना कोई बहाना ढूंढो और उसके फोर्सेस भेजो और फिर उसके ऊपर इन्वेजन कर दो। ठीक है, जब इन्वेजन हो जाएगा तो क्या करोगे सर, आप वहीं थोड़ा ना रहोगे ना, तो वहाँ पर एक पपेट गवर्नमेंट बनाओगे, कठपुतली की गवर्नमेंट बनाओगे जो कि अमेरिका को सपोर्ट करता रहे। अमेरिका को जो सपोर्ट करेगा, ओके, तो वो ऑटोमेटिकली उसको अमेरिका के ही फ़ायदे में काम आएगा। अगर तुम डिक्टेटर हुए, ओके, और तुम अमेरिका से फ्रेंडली ना हुए, तो फिर से दो चीज़ें, या तो तुम्हारे पास बहुत सारा ऑयल है और मिनरल वेल्थ है, ओके, तुम्हारा न्यूक्लियर वेपन्स है, तो यही वाला रास्ता कटेगा। और तुम गरीब हो, तो तुम्हारे पास कोई ऑयल भी नहीं है, कोई न्यूक्लियर वेपन्स भी नहीं है, कोई क्राइसिस भी नहीं हो रहा, तो भैया तुम छोड़ो यार, तुम किसी काम के नहीं, ना तुम्हारा पैसा ना तुम्हारे पास कुछ, क्या करने का। और अगर तुम्हारे पास वेपन्स नहीं है तो, लेकिन वहाँ पे मैसिव कोई प्रॉब्लम आ रही है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, गरीबी आ रही है, तो अमेरिका को दिखता ओहो मौका अच्छा है। मौका किस लिए अच्छा है, इससे मीडिया अटेंशन मिलता है। अच्छा, मीडिया अटेंशन मिलेगा, मीडिया अटेंशन मिलेगा तो हम उसको हेल्प करेंगे। और अगर मीडिया अटेंशन नहीं मिल रहा तो भैया तुम कौन मैं कौन। सो दैट इज़ द एंटायर कॉन्टेक्स्ट ऑन दिस पार्ट। अगर इन्वेड करने के बाद उनको ऐसा लगे कि यार कोई पपेट गवर्नमेंट नहीं बना सकते, तो कोई बात नहीं, उस वहाँ पर सिविल वॉर करवा दो, लड़ते रहो कोई बात नहीं, और वो फेल्ड स्टेट बना दो। तो मैं यहाँ पर बोल भी नहीं सकता, लेकिन ऐसे देर आर थाउजेंड्स ऑफ इवेंट्स एंड डजन्स ऑफ एग्जाम्पल्स जो इस फ्लो चार्ट में अमेरिका के साथ एप्लीकेबल है। तो अगर जब तुम हमारे साथ इंटरनेशनल रिलेशंस करोगे तो तुम्हें बहुत सारे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको कितने में आहा मोमेंट दिखाई दे रहा होगा।
तो ये इनकी अमेरिकन की वो सिचुएशन है। तो हेनरी किसिंजर एक बहुत अच्छी लाइन बोलते थे, एंड हेनरी किसिंजर यूज्ड टू से कि अमेरिका हैज़ नो परमानेंट फ्रेंड्स, अमेरिका हैज़ नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमीज बट ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। तो ये उनकी फॉरेन पॉलिसी है, विच इज़ जो आज से नहीं है, बहुत पहले से। तो यही इंपॉर्टेंट बात है, जैसे हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री है वैसे वहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होते हैं, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं वो यही उनका काम ही होता है। ये आमतौर पर पैटर्न चलता हुआ आ रहा है। सो अमेरिका इज नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, इसको रियल पॉलिटिक बोलते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं होती, तो तुम इसको प्लीज़ गलत मत समझो। हर कंट्री का एक तरीका होता है, और अगर तुमको इस तरह की हेजेमनी डेमोन्स्ट्रेट करनी है तो तुम्हें ऐसा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, शांति से बैठ के नहीं चलने वाला। सो दिस इज द एंटायर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एंटायर थिंग। सो ये हो गया 9/11। 2003 में ऑपरेशन इराकी फ्रीडम पर, ओके, इराकी फ्रीडम नाम से एक मिलिट्री ऑपरेशन किया गया, और इसी 9/11 के बाद, राइट, और ऑपरेशन इराकी फ्रीडम को बोला गया कि ये हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज सद्दाम हुसैन गवर्नमेंट के पास, और रादर द सद्दाम हुसैन रेजीम के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। ओके, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। अब ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, एक तो एक नाम बड़ा अजीब सा है कि भैया एक तरह से देखा जाए तो वो बोला जा रहा है कि इनके पास इतना स्टॉक पाइल ऑफ केमिकल वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन्स है, पता नहीं कौन कौन से वेपन्स होंगे जो कि पूरी दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो इस प्रीटेक्स पे अमेरिका ने एक मैसिव ऑपरेशन लॉन्च किया। मालूम है, एक पूरी सिविलाइजेशन द इराकी सिविलाइजेशन बर्बाद हो गई, राइट। thousands and thousands of people, I'm not saying that, thousands and thousands of American soldiers भी इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे मिलिट्री ऑपरेशन में कई बार मारे गए। ओके, अब जब मारे गए तो ऐसा तो हुआ नहीं, हम इराकीज ने इसको दे डिडंट गिव अप दैट इजीली। तो वहाँ पर इनसाइड ही मिलिशिया हो गया और मिलिटेंट और गुरिल्ला अटैक्स होने लग गए, तो एक पूरी सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई। तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, पूरी दुनिया बर्बाद होने वाली थी तो मिल ही जाएगा, बट नथिंग वॉज फाउंड। तो फिर क्या है, वाई वॉज इराक अटैक, एंड वाई सच अ ह्यूज मिलिट्री टेक ओवर और अदर ऑक्यूपाइंग एन एंटायर कंट्री की हो क्या। अब इसमें बहुत सारे हिडन एजेंडाज हैं विच आई एम श्योर दैट यू नाउ नो इज नथिंग एल्स बट टू एस्टैब्लिश हेजेमनी। सो द एंटायर कॉन्टेक्स्ट हियर इज, अगर ऐसे करोगे तो इसके रिपरकशंस तो आएंगे ही आएंगे। सो आज पूरी अमेरिकन पॉलिसी को इग्नोर किया जाता है, सॉरी क्रिटिसाइज किया जाता है कि इट वाज अ ह्यूज फेलियर, ना सिर्फ पॉलिटिकली बट ऑल्सो मिलिटरीली इट इज़ अ ह्यूज फेलियर। सो ये एक ह्यूज फेलियर हो गया जब भी तुम ओवर द टॉप जाने लग जाओगे, ओके, यू विल जस्ट गो एक्सेस में टू प्रूव योर पॉइंट देन ऑफ हेजेमनी। ये सिर्फ हेजेमनी है, मैं फिर बोल रहा हूँ, हेजेमनी को आप इंग्लिश में जब समझते हो तो शायद द इम्पोर्ट ऑफ द वर्ड डज नॉट कम अक्रॉस, इट इज़ नथिंग एल्स बट दादागिरी। सो व्हाट डज एक्चुअली हेजेमनी मीन, तो मैकियावेली बोलते थे, ओके। सो अगर मैकियावेलियन कॉन्सेप्ट को तुम थोड़ा बहुत मालूम है तो मैकियावेलियन बोलता था कि पावर इज द ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर पॉलिटिक्स। Politics of power are so intricately related. He used to say acquisition, expansion and retention of power. क्या मैं बोलता था, that acquisition, expansion and retention of power, केवल यही तीन काम है जिसका पॉलिटिक्स का एम केवल तीन है, एक्विजिशन, एक्सपेंशन एंड रिटेंशन ऑफ पावर। तो तुम इसको रिटेन करो, ओके, तुम इसको बढ़ाओ, किसी भी तरह से बढ़ाओ, और इसी को मैकियावेलियन कॉन्सेप्ट को रियल पॉलिटिक वर्ड यूज़ किया गया। मैं तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ विच इज़ नॉट रिटन इन एनसीईआरटी, बट फिर तुम तो समझते ही हो मेरा काम है तुमको पढ़ाना, और मैं चाहता हूँ कि तुम चैंपियन बनो, तो सब्जेक्ट समझना भी तो आना चाहिए, ऐसे थोड़ा ना बैठे रहोगे। सो ये जो एक्विजिशन, एक्सपेंशन एंड रिटेंशन ऑफ पावर है विच इज कॉल्ड रियल पॉलिटिक, इसका प्रोपाउंड, और ऐसा नहीं है कि ये सब अमेरिका के ऊपर इल्ज़ाम मत लगा दो, ओके। अमेरिका ने इसको भी एक्सेप्ट किया हुआ है, ओके, चाइना ने भी इसको एक्सेप्ट किया हुआ है कि यार बाद में ये प्रेम मोह माया ये सब बाद में करेंगे, पहले एक्विजिशन, एक्सपेंशन एंड रिटेंशन ऑफ पावर है। तो एज आई टोल्ड यू, हेनरी किसिंजर की बहुत अच्छी लाइन
दैट अमेरिका हैज नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमीज बट ओनली परमानेंट इंटरेस्ट, कितनी बड़ी बात है। सो ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ये रियल पॉलिटिक, ओके, हर कंट्री कोशिश करती है किसी भी तरह से एक दूसरे से ऐसे इंटरेक्ट करें कि भाई जब जब हमें पॉसिबल हो तो हमारा ARE होते जाए, दैट इज एक्विजिशन एक्सपेंशन एंड रिटेंशन ऑफ पावर होती रहे। सो कहीं ना कहीं से, चाहे हमको मिलिट्री पावर हो, चाहे इकोनॉमिक पावर हो, चाहे कल्चरल सुपीरियोरिटी हो, ओके, हमको एक दूसरे के साथ वन अपमैनशिप होना चाहिए। और अमेरिका क्योंकि ऐसा द टॉप, इसी वन अपमैनशिप को हेजेमनी बोला जाता है। सो नथिंग न्यू अबाउट इट, बट दिस इज हाउ द वर्ल्ड गोज नाउ डेज। सो अमेरिका ने ये बहुत सारी जगह पे किया। मैं तुम्हें अभी इतने सारे एग्जांपल कर पाता कि कोसोवो में हुआ तो पहुंच जाओ, अफगानिस्तान में हो जाओ, ऑफकोर्स वो तो डील ही कर रहे थे। और जब मर्जी दिल आए तो फोर्सेस हटा दो, जैसे अभी तुम नोटिस कर रहे हो, तो इट इज लेड टू अ वेरी मेजर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। बट दिस इज हाउ थिंग्स हैव टू बी अंडरस्टूड ऑन दिस एंटायर एस्पेक्ट। सो कुछ एज ए सेड पिक्चर्स ही बहुत कुछ दिखा देते। entitled you under US thumb, this cartoon captures our commonsensical understanding of what hegemony means। जो मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से बताया था कि दिस इज व्हाट इज हेजेमनी, जो वो चाहेंगे वही होगा, दे आर द लॉ, दे आर मेकिंग द पॉलिसीज। सो अगर हमको ये 1991 का पॉइंट इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज पहले भी पावरफुल था यूनाइटेड स्टेट्स, इसमें कोई डाउट नहीं। यूनाइटेड स्टेट्स वॉज अ वेरी पावरफुल बॉडी पहले भी, कंट्री, ओके, USSR वॉज ऑल्सो वेरी पावर, लेकिन कोई तो जवाब देने लायक था, ओके, टू अ सर्टेन एक्सटेंट, कोई तो उनको कंट्रोल या फिर बैलेंस में लाने वाला था, बट नो मोर। एंड व्हेन यू से नो मोर, ओके, देन आई से इट इज़ अ यूनिपोलर वर्ल्ड। और क्योंकि यूनिपोलर वर्ल्ड एक्चुअली टेक्निकली रॉन्ग सा लग रहा है, बिकॉज दो पोल्स होते, यूनिपोलर नाम की क्या चीज़ होती, ओके, देन दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज हेजेमनी। अब एज आई टोल्ड यू, हेजेमनी जो वर्ड आया ना माय फ्रेंड, हेजेमनी वर्ड ग्रीक वर्ड था, ओके, बिकॉज एक टाइम ऐसा था जब एथेंस, द सिटी स्टेट ऑफ एथेंस, उसके आसपास कोई नहीं होता था, कोई टिकता ही नहीं था। एथेंस जिस मर्जी को डोमिनेट कर लेता था इकोनॉमिकली, जैसे मर्जी डोमिनेट कर लेता था मिलिट्रली। अगर तुम थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट देखोगे तो स्पार्टा, एथेंस एंड दोस पार्ट। सो ये जो हेजेमनी का कॉन्सेप्ट है, ये ऐसा भी नहीं है कि इट इज़ मतलब आज ही नया आया, इन्वेंट हुआ, इट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट ऑल्सो। सो हेजेमनी जो है वो आम तौर पे हमको मिलिट्री टेक्निक से दिखाई देता है, बिकॉज ये दैट इज वेयर पावर ज़्यादा दिखाई देता है। ऑल्दो वी विल टुडे एनालाइज सम अदर कॉन्सेप्ट्स ऑफ पावर ऑल्सो, लेकिन जब हम पावर की बात करते हैं, जब हम हेजेमनी की बात करते हैं, तो हम आमतौर पे इस पावर की बात कर रहे होते हैं विच इज़ मिलिट्री। अब तुम्हें एक विचित्र विचित्र बात बताऊंगा। विचित्र बात क्या बतानी, तो क्योंकि मैं पेज बाय पेज कर रहा हूँ, तो एक बार इसको, क्योंकि हमारा काम है पेज बाय पेज, तो एक बार समझ लेते हैं। देयर फोर इफ वी वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स, it is necessary that we understand the distribution of power among the countries of the world. For instance, during the years of Cold War, power was divided between two groups of countries, and the US and the Soviet Union representing the two camps or centers of power. Collapse of Soviet Union left the world with only one single power, that is the United States of America. So इसीलिए ये सुपर पावर, ये जो सुपर पावर और हाइपर पावर है, ये आम तौर पे मिलिट्री मेथड्स पर देखा जाता है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये जो मिलिट्री पावर है वो मजाक नहीं है। मजाक मतलब अगर आपने ऐसे बोला कि यूनाइटेड स्टेट्स नेवी, फॉर एग्जांपल नेवी की बात कर लेते हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स नेवी इज़ द लार्जेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड, तो पहले तो ये काफ़ी इंप्रेसिव लाइन लगती है ना। हाँ सर, बिल्कुल सर। अगर मैं तुम्हें ये बात बोलूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स नेवी इज़ द लार्जेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड, और मैंने ये बात अमेरिकन्स को बता दी ना, तो अमेरिकन्स खुश नहीं होंगे। क्यों? आप क्यों भैया, क्यों नहीं खुश हो रहे? बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स नेवी इज़ नॉट द लार्जेस्ट नेवी ऑफ द वर्ल्ड। फिर यूनाइटेड स्टेट्स नेवी इज़ सो लार्ज, it is so large that this navy is larger than the combined navies of the entire world। क्या
आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस? एटलीस्ट द बिग 12-15 कंट्रीज की अगर सारी नेवीज को मिला लो ना, तो भी वो अमेरिकन नेवी के आसपास नहीं आती। द नेक्स्ट 10 कंट्रीज की वर्ल्ड में, जो नेक्स्ट 10 कंट्रीज की डिफेंस स्पेंडिंग है, उससे भी ज़्यादा, उनको कंबाइन कर लो, और उससे भी ज़्यादा डिफेंस स्पेंडिंग यूनाइटेड स्टेट्स की है। तो जब आप बोलते हो कि अमेरिका इज स्ट्रॉन्ग, तो भाई वो स्ट्रॉन्ग वर्ड ठीक नहीं है यार, कुछ मेजर वर्ड यूज़ करो, उसको समझ में नहीं आता। इतना जबरदस्त मिलिट्री माइट शायद वर्ल्ड की हिस्ट्री में आज तक किसी ने इतना बड़ा हेजेमनी नहीं दिखाया। सो थे, हमने भी देखे, लेकिन इतने नहीं। सो इट इज़ एन ओवरवेलमिंग सुपेरियोरिटी, ओवरवेलमिंग सुपेरियोरिटी। सो अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स का पार्ट देखोगे, तो यूनाइटेड स्टेट्स के पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है, ओके, दैट उनको, उनके सोल्जर्स को आना भी नहीं पड़ेगा, एंड दे कैन जस्ट फायर एंड मिसाइल एंड रीच एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम एवरीवेयर। सर आप ना गलत पढ़ रहे हो, क्या हो गया? यहाँ से कैसे आपने पढ़ा दिया? यहाँ थोड़ा ना पढ़ाना है। तो यहाँ से अमेरिका इधर है सर, कैसी बातें कर रहे हो आप? कुछ भी बोल रहे हो बेटा, यही कमाल है। यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने हेजेमनी स्ट्रक्चर बनाने के लिए सिर्फ अपने ही कंट्री को बेस नहीं बनाया, उन्होंने कमांड सेंटर्स बनाए हैं चारों तरफ। ओके, द यूनाइटेड स्टेट्स वर्क्स एज अ कमांड सेंटर। उनकी आर्मी के, नेवी के बेसिस है, एयरफोर्स के बेसिस है, और वो पूरे दुनिया में, तो देयर विल बी पैसिफिक कमांड सेंटर, देयर विल बी सेंट्रल एशियन कमांड सेंटर, देयर विल बी अ यूरोपियन कमांड सेंटर, देयर विल बी अ साउथ अमेरिकन कमांड सेंटर, देयर विल बी अ नॉर्थ अमेरिकन कमांड सेंटर। लो, मतलब तुम कहाँ से भागोगे? ओके, कहीं से नहीं भागोगे। तो अगर तुम यहाँ पे होंगे और उनकी मिसाइल की रेंज जानी है, तो कोई बात नहीं, वो यहाँ से, ओके, पैसिफिक कमांड सेंटर से फायर करेंगे। आइदर वेज इसका मतलब है देर इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड जो कि इज़ अवे फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। तो इनकी जो पैसिफिक फ्लीट्स हैं वो इतनी मैसिव है कि दे आर इनफ टू टेक एनी ऑफ द कंट्री, पूरा पूरे कॉन्टिनेंट्स के लिए पूरा, तो पूरी नेवी की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली। सो डोंट वरी अबाउट एनी वन कंट्री। अरे वन कंट्री क्या, पूरी दुनिया को एक तरफ और अमेरिका एक तरफ, तो भी अमेरिका इज स्ट्रॉन्गर इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। सो एक तो ये वाली बात है, और प्लस इनके पास वेपन्स टेक्नोलॉजी इतनी ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग है दैट वो तो कभी ख़त्म ही नहीं हो पाएगा। सो एज ए सेड, यूनाइटेड स्टेट्स टुडे स्पेंड्स more on its military capability than the next 12 powers combined। और अगर आपके मन में से किसी के मन में आ भी रहा होगा चाइना वगैरह, तो येस, चाइना इज सेकेंड, बट फार सेकेंड। ओके, रशिया इज थर्ड और मे बी सेकेंड, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट दे आर वेरी फार। यू अंडरस्टैंडिंग? सो हम लोग, ये कंट्रीज अभी भी अगर स्ट्रॉन्ग बोली भी जाए तो ये विद इन देयर बॉर्डर्स स्ट्रॉन्ग है। आप इनको किसी भी तरीके से इस तरह की फोर्स, दिस इज़ अ माइटी फोर्स जिसको आप नहीं सोच सकते। सो यूनाइटेड स्टेट्स इन्वेजन, ये किसी को पता नहीं था। हमको कहते हैं ना, पता नहीं होता, लोग से बातें करते थे कि भैया ये वाला सिचुएशन है, ऐसे अमेरिका के पास फोर्सेज है। अमेरिका ने जो गल्फ वॉर था, और जो उसके बाद इराकी इन्वेजन है, या अफ़गानिस्तान की इन्वेजन है, जो मुझे बोलो, जो मिलिट्री बेसिस है, यहाँ पर उन्होंने शोकेस किया कि भाई तुम लोग कुछ नहीं हो, तुम्हें अभी पता भी नहीं है कि कैसे कैसे वेपन्स हमारे पास फायर करने का था। इनफैक्ट वो अपने सेकेंड थर्ड लेवल के प्लेन के टेक्नोलॉजी जो जो उन्होंने रिटायर कर दिए, वो अगर किसी और कंट्री को दे देते ना, तो उस एरिया में मिलिट्री इम्बैलेंस हो जाता कि भैया क्या वेपन आ गया। यू अंडरस्टैंडिंग? क्लासिकल केस पाकिस्तान का था। पाकिस्तान को जब वेपन्स मिलते थे तो वो अमेरिका कब का रिटायर करके ना फेंक रहा होता था, तो वो पाकिस्तान को देता था। तो पाकिस्तान ऐसा खुश हो जाता था कि बाप रे, कैसे कैसे वेपन्स मिल गए। सो प्लीज़ नो मिस्टेक ऑन दिस पार्ट। सो मैं किस पीस पे आ गया हूँ? नंबर वन, अ ह्यूज वॉर एक्सपीरियंस। यस, ये वाली भी बात है, ह्यूज वॉर एक्सपीरियंस, चाहे वो वर्ल्ड वॉर 1 हो, चाहे वर्ल्ड वॉर 2 हो, कोरियन वॉर हो, वियतनाम वॉर हो, द गल्फ वॉर्स हो। मतलब यू लास्ट 100 ईयर्स में अगर कोई कंट्री परमानेंटली प्रैक्टिकली एट वॉर है तो ये कंट्री है। दूसरा, huge amount of financial support and huge amount of technological advancement, and obviously the quantity of military infrastructure is unbelievably different. So ये जो aspect है, this is creating the military hegemony of
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये आराम से किसी भी तरह से एटलीस्ट इन द नियर फ्यूचर, ओके, ये पूरा नहीं होने वाला। सो अगर आपको इस डायग्राम्स, एनसीईआरटी के डायग्राम जरूर देखा करो, इट हेल्प्स यू मेक अ पर्सपेक्टिव ऑन दिस पॉइंट। तो ये सोर्स है मिलिट्री बैलेंस ऑफ 2006, तो काफ़ी पुराना है, लेकिन द न्यूज़ इज़ नॉट फार डिफरेंट। थोड़ा बहुत चेंज हो गया होगा विद रिगार्ड्स टू प्लस माइनस इधर चेंज हुआ होगा। ओके, सो नेक्स्ट 12 कंट्रीज के पास जो एनुअल डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पर है। तो स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, इंडिया, इटली, जर्मनी, ठीक है, माना कि चाइना, रशिया, फ्रांस, यूके, अब तो इंडिया थोड़ा सा ऑन द बिगर साइड आ गया होगा, लेकिन अगर इनको कंबाइन भी कर दिया जाए, एंड इवन इफ अगर आपको इतनी एक्यूरेसी की जगह होगा, तुम में से कोई ऐसा ऐसा कुछ लोग होते हैं जो विचित्र बातें कर रहे होंगे, बोलेंगे सर नहीं सर 12 नहीं है 10 है, समथिंग लाइक दैट, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डू यू अंडरस्टैंड कि एक कंट्री इतनी सारी कंट्रीज को कंबाइन करके भी भारी पड़ती है। सो द पॉइंट हियर इज दैट दिस इज ह्यूज ह्यूज एब्सोल्युटली। सो लेट्स नॉट गेट इनटू द निटी-ग्रिटीज ऑफ किसके 10 कंट्रीज है कि 12 कंट्रीज है, बट दिस इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट इज एज अ स्ट्रक्चरल पावर। नाउ द स्ट्रक्चरल पावर इज कि इट ऑल्सो हैज़ अ ह्यूज कंट्रोल ऑन द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। अब ये इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बहुत सारे हर एक तरीके से। सो डॉलर इज टेकन एज ए यूनिवर्सल करेंसी ऑफ ट्रांजैक्शन। ओके, सो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि भाई तुम कमाओ, तुम खाओ, तुम अमीर बनो, कोई बात नहीं जी, जितना ज़्यादा ट्रेड करोगे डॉलर को भी एडवांटेज होगा, और डॉलर इनकी इकोनॉमी है। पेट्रो डॉलर के कॉन्सेप्ट पर मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑयल ट्रेड इज डन इन द नेम ऑफ डॉलर, और डॉलर बिकम्स द गो टू करेंसी जब भी तुम्हें सबसे इजी कन्वर्जन करना है तो डॉलर होता है। इनफैक्ट ज़्यादातर चीज़ें डॉलर के बेसिस पर ही कंपेयर होता रहता है। सो नाउ ये जो सिचुएशन है दैट अमेरिका बोलता है कि ऐसे मत सोचो, ओके, दैट हम हेजेमॉन है तो हम अपने घर पे, नो, हम अपनी हेजेमनी हर जगह प्रोजेक्ट भी करेंगे। इन अदर वर्ड्स, मैं ये हेजेमनी मेंटेन करना चाहूँगा। सो यूनाइटेड स्टेट्स बोलेगा हम लोग इस हेजेमनी को मेंटेन करेंगे। तो मेंटेन करने के लिए मुझे कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे, बिल्कुल, और अगर वो रूल्स मेंटेन करेंगे तभी ऑर्डर रहेगा, तभी ग्लोबल स्ट्रक्चर रहेगा। तो मेरा हेजेमनी होने का, मेरा हेजेमॉन होने का फ़ायदा क्या हुआ? अगर आई डोंट इम्पोज द रूल्स विच मस्ट बी followed at all times. After all, I am the hegemon. I have the hegemony. So ये सबसे important है that hegemony जो जिसकी है, यानी कि द हेजेमॉन जो है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स है, वो रूल्स बनाएगा, और वो रूल्स बनाएगा इस तरीके से कि वो रूल्स हमेशा उसी को फॉलो करेंगे, ओके, या फिर उसी को फेवर करेंगे। तो ऑटोमेटिक बात है, अगर मैं रूल बना रहा हूँ और मैं हेजेमॉन हूँ और मैं डोमिनेंट फोर्स हूँ, तो इज इट नॉट बट ऑब्वियस that I will make the rules to my advantage? And when I say I will make the rules to my advantage, does it also not automatically mean that I will make the rules to the disadvantage of my rivals? वाह सर, ये तो सिंपल सी बात है। मैं तुम्हें ये सारे इसलिए बातें बता रहा हूँ क्योंकि अगर तुम एग्जाम में आंसर लिखोगे तो तुम्हें ये बात मालूम होनी चाहिए। तो रूल्स जो बनाएगा, हेजेमॉन बनाएगा, विल बी टू देयर एडवांटेज and automatically will be to the disadvantage of its rivals or the adversaries. So it is very very important that अमेरिका को इस चीज़ से भी ऑब्जर्व किया। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि अमेरिका ने कंडेम किया या फिर सैंक्शंस लगा दिए, या फिर अमेरिका क्रिटिसाइज कर रहा है का ड्यूटीज़ को कि यार ये टैरिफ्स को चेंज करो, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाओ, एन नंबर ऑफ थिंग्स, WTO के रूल्स चेंज करो, क्लाइमेट चेंज के रूल्स करो, जो हमें जमता है वो करो। ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज द सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसे SLOCs बोलते हैं। तो ये सी रूट्स जो होते हैं, ओके, सी रूट्स तभी होंगे जब तक सी रूट्स ठीक से नहीं, फ्री नहीं होंगे, तो वो सी रूट्स तो तुम्हारा ट्रेड ही खत्म होगा। तुम्हें, आई होप तुम्हें मालूम है दैट द वर्ल्ड्स मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड happens, and vast and a huge majority of the trade happens through sea routes। बिल्कुल सही बात है। अब ये ट्रेड में ऐसे देखो, ये है ओशन और ये है सी रूट। जब तक सी रूट इंटैक्ट है तब तक ट्रेड हो रहा है,
और अगर ट्रेड नहीं हुआ तो तुम्हारे पास पैसा नहीं तो गेम ओवर। सो इस एस एल ओ सीज को, ओके, इन एस एल ओ सीज को इंटैक्ट कौन रखेगा? हाँ, कि कोई भी इसको, कोई पायरेट्स ना हो, कोई दुश्मन देश ना हो, कोई टेररिस्ट ऑपरेशंस ना हो रहे हो, इनका काम तो यूनाइटेड स्टेट्स नेवी का है। तो तुम्हें अब समझ में आएगा कि वाई इज यूनाइटेड स्टेट्स नेवी सच एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ वर्ल्ड पावर। नेवल पे जैसे बोला जाता है, वन हु रूल्स द ओशंस रूल्स द यूनिवर्स। एक्चुअली ये इतना यूनिवर्स नहीं बट वर्ल्ड तो होता ही। सो वन हु रूल्स द, एक वर्ल्ड पावर को एक स्ट्रॉन्ग नेवी होना बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड बिजनेस इज हैपनिंग थ्रू सी रूट्स। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हेयर इज कि अमेरिका थ्रू इट्स नेवी कंट्रोल्स द सी रूट्स, एंड अमेरिका कंट्रोल्स द सी रूट्स लाइक हाउ, बिकॉज ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे अमेरिकन नेवी की रीच नहीं है। सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस, if you understand this will also take you to one dangerous element। मालूम है यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री, यूएस मिलिट्री एक अपना रिसर्च ऑपरेशंस कर रही थी। उनके रिसर्च ऑपरेशंस में वो लोग इंट्रानेट कंप्यूटर्स यूज़ करते थे और इंट्रा कंप्यूटर नेटवर्क्स यूज़ करते थे। उसी इंट्रा कंप्यूटर्स नेटवर्क को बाद में धीरे धीरे इंटरनेट नाम दिया गया और वो डब्ल्यू के नाम से आज पूरी दुनिया को चला रहा है। आज मेरी क्लास तुम नहीं देख सकते, यूट्यूब नहीं देख सकते, व्हाट्सएप नहीं देख सकते, तुम्हारा बैंकिंग नहीं हो सकती, तुम्हारा कॉमर्स नहीं हो सकता, तुम्हारी टीचिंग नहीं हो सकती, तुम्हारी लर्निंग नहीं हो सकती, तुम्हारे सैटेलाइट नहीं काम करेंगे, कुछ नहीं काम करेंगे विदाउट दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड एज इंटरनेट। और ये इंटरनेट, ओके, अमेरिका ने 1950 में 50s में, ओके, अपने मिलिट्री के लिए यूज़ किया था। नाउ डू यू रियलाइज दिस, ओके, नाउ डू यू रियलाइज दिस दैट जिसने ये स्टार्ट किया था उनका इस पे ऑटोमेटिक कंट्रोल विल बी ह्यूज। सो अगर आपके पास इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ आपकी है तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग आपके वर्ल्ड की ट्रांजैक्शंस पे भी सबसे ज़्यादा पावर आपके पास है, सैटेलाइट्स पे भी पावर है, स्पेस रेस में तुम आगे हो, यू आर अंडरस्टैंडिंग यू हैव द फर्स्ट मूवर एडवांटेज एंड ह्यूज। सो नासा को तुम कैसे करोगे आज? अगर तुम यू नो स्पेस रिसर्च की बात करोगे तो तुम्हारे मुंह से सिर्फ नासा ही निकलेगा। तुम सिलिकॉन वैली की बात करोगे टेक रिसर्च के तो तुम्हें सिलिकॉन वैली दिखाई देगा। नॉट दैट आई एम नॉट सेइंग कि चाइना नहीं दिखता, रशिया नहीं दिखता, इंडिया नहीं दिखता, दिखता है, बट डोंट इवन कंपेयर, दिस नो कंपैरिजन बिकॉज वन इज अ हेजेमॉन। ऑल्सो इम्पोर्टेंट एज अ सेड कि जब आप इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की बात करो, वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी, मैं फिर ये बात बोल रहा हूँ, ये वर्ड कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा जब हम अमेरिका को बोले, व्हेन आई से लार्जेस्ट इकोनॉमी, इट इज़ लाइक लार्जर देन व्हाट वी कैन इमेजिन। ऐसा बोला जाता है कि जब इंडिया सोने की चिड़िया कहलाता था, ओके, तो आई डोंट नो उसका एग्जैक्ट तो कोई ऐसा मेरे पास प्रूफ नहीं होगा, तो बट बोलते हैं कि अबाउट 20% ऑफ वर्ल्ड्स जीडीपी, ओके, इंडियन ट्रेड से डायरेक्टली इनडायरेक्टली था। अमेरिका इज ऑक्यूपाइंग एट द लेवल ऑफ दैट काइंड ऑफ अथॉरिटी। सो यहाँ पे 28% लिखा है, आई एम श्योर दैट थोड़ा बहुत वैल्यूएशन अप डाउन हो गया होगा, लेकिन it is still retaining number one position huge. Yes, China is close second, but it is still far away from China trying to occupy, the first place so easily. So the entire trade sector, चाहे आप अमेरिका के, चाहे यूरोपियन ट्रेड की बात करो, फॉर दैट मैटर इंडिया का मेजर एक्सपोर्ट इज स्टिल टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी वर सो कॉल्ड टिल not much too late in the past or much too recently, we are not very friendly with them, okay, about 10-15 years back, but फिर भी they have very 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 strong power with regards to, चाहे वो ब्रेटन वुड सिस्टम है, okay, which is still running the show, and this is how we compare to America. So when I look at America, जब उसके पास इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल पावर है, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द यूनाइटेड नेशंस, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, WTO, ये ऑटोमेटिकली अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे होंगे। तो यू विल बी अ वेरी नाइव पर्सन कि वर्ल्ड बैंक या IMF को बोल दो कि यार ये पूरे वर्ल्ड के लिए बराबर के रूल्स बनाएगी। सर्टनली नॉट, बिकॉज इट विल बी ऑलवेज अंडर द कंट्रोल ऑफ US हेजेमनी। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट। अब मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन पूछा था जो तुमने आंसर ही नहीं दिया। नहीं सर, हमने तो आंसर दिया था। नहीं, तुमने आंसर नहीं दिया। मैंने तुम्हें 3 बच्चों की बात बताई थी। एक बच्चा है जो बोल रहा है, आई एम ग्लैड आई डिड नॉट ऑप्ट फॉर
the science subjects, or else I too would have been a victim of US hegemony. अब इस बताओ, ये नादान बच्चे को क्या पूछता हूँ मैं कि भाई तू तो साइंस लेने से तेरा US हेजेमनी का क्या लेना देना। हाँ बेटा, ये भी बड़ी कमाल की बात है। अब कमाल की बात है इसमें, ये बच्चा गलत नहीं बोल रहा। कैसे? तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये बच्चा गलत नहीं बोल रहा। सिर्फ गलत क्यों नहीं बोल रहा, क्या बात है, कोई कहना कोई लेना ना देना, ये क्या बात हुई? थोड़ा ना जहाँ मर्जी से आप एस्पेक्ट निकाल लेते हो। ओके, US हेजेमनी का इस बच्चे की ज़िंदगी से क्या फ़र्क पड़ता? बेटा बड़ा मैजिक फ़र्क पड़ता। अगर ये बच्चा इंजीनियरिंग करेगा, ओके, या ये बच्चा मेडिसिन करेगा, इन अदर वर्ड साइंस ग्रेजुएशन करेगा, तो तुम्हें मालूम है अब मेजॉरिटी ऑफ इंजीनियर्स और MBBS या मेडिसिन करने के बाद ज़्यादातर लोगों को अगर रियल मायनों में करियर बनाने का इच्छा होती है ना, तो उनके पास एक प्रैक्टिकल यही अट्रैक्शन रहती है, यही सिडक्शन रहती है कि भैया प्लेन पकड़ो और US चले जाओ। आज भी बोला जाता है नासा हैज़ मेजॉरिटी ऑफ द इंजीनियर्स फ्रॉम इंडिया। ओके, अमेरिकन हॉस्पिटल्स में मेजॉरिटी ऑफ द डॉक्टर्स आर फ्रॉम इंडिया एंड एशिया एंड सो ऑन सो। तो कहीं और जाने की नहीं सोचो, नहीं जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते हैं हम सर? यूरोप भी जा सकते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हैं, न्यूजीलैंड भी जा सकते हैं, कनाडा भी जा सकते हैं, सब जा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर तुम US जाने की सोचोगे, ज़्यादातर तुम US में ही जॉब करने के। तो क्या हो गया सर? ये हो गया हेजेमनी। तो खासकर इन दोनों सीन्स में आपको यूनाइटेड स्टेट्स, तो आपको यूनाइटेड स्टेट्स यूनिवर्सिटीज़ दिखेगी। ओके, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़, लोग लाखों करोड़ों रुपया खर्चा कर रहे हैं। वाई? बिकॉज दैट ह्यूज अट्रैक्शन ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़। ओके, चाहे वो आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे फॉर दैट मैटर इवन द नॉर्मल वंस, इवन द सो कॉल्ड नॉट द आईवी लीग वंस, हार्वर्ड वगैरह की तो बात ही अलग है। लेकिन हेयर यू विल बी अगेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज हेजेमोनिक स्ट्रक्चर। तो इस बच्चे का जवाब मिल गया? हाँ हाँ, बिल्कुल मिल गया। तो ये बच्चे को मैंने बोल दिया, हाँ भाई सही बात है, अगर तुमने साइंस का सब्जेक्ट लिया तो तुम्हारे पास ओके अमेरिका ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। मैं नहीं बोलता कि नहीं जाना हो तो तुम्हारी मर्ज़ी है, यहीं पर ही रहो, कोई बात नहीं, लेकिन आम तौर पे अट्रैक्शन वहाँ की ज़रूर रहेगी। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब एक और बात, अब इस बच्चे को देखते हैं। तो ये थोड़ी देर के बाद इसको देखते हैं, ठीक है? तो सेकंड वाले को बाद में आंसर देते हैं, ठीक है? ये फर्स्ट इनको दोबारा आंसर देते हैं। तो ये जाबू इज अ टैलेंटेड यंग आर्टिस्ट हु लिव्स इन टर्बन। His paintings are heavily influenced by traditional tribal art. He wants to go to art school. However, his father wants to join him in MBA. अब मैंने तो समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो गया भाई सर, आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा? नहीं मतलब मेरे को बिजनेस करना है तो बिजनेस सीखो ना। मतलब बिजनेस करना है तो बिजनेस सीखो, बिजनेस करने के लिए पढ़ने वाला क्या बात हुई? मतलब ये क्या बात है सर, आप समझते नहीं हो। मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करोगे ना तो आप अच्छा बिजनेस करोगे। ये कहाँ लिखा हुआ है? नहीं, ये लिखा तो कहीं नहीं है। नहीं नहीं, लिखा कैसे? नहीं बट सर ऐसे सब लोग करते हैं, बस यही वाली बात है। ये सब लोग करने के लिए वेरी मेजर काम किया वॉर्टन स्कूल ने। सो वॉर्टन स्कूल विच इज़ अ ह्यूज बिजनेस स्कूल इन USA, उन्होंने ये ट्रेंड बना दिया कि यार MBA नहीं किया तो तुमने व्यर्थ ही, तुम कैसा बिजनेस करोगे? यू कैन डू ए बिजनेस जब तक तुम MBA ना करो। इससे पहले नहीं था। ओके, तो इंडिया सोने की चिड़िया था, तो ट्रेडर्स के बाहर नहीं होता था। इंडिया में कौन सा MBA होता था? कुछ नहीं। लेकिन ये ट्रेंड बन गया। और आज अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम CEO बनोगे, MD बनोगे, और तुमने MBA नहीं किया, तुम्हें नौकरी भी नहीं मिलेगी। बोलेंगे कि यार MBA नहीं किया, MBA नहीं किया मतलब तुम वेस्ट हो। सो इन अ वे ये भी एक हेजेमनिक स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें कोई ताकत नहीं है, इसमें तुम्हारे ब्रेन को कैप्चर किया गया। सो स्ट्रक्चर पावर इज अकेडमिक डिग्री कॉल्ड एज मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या बोलते हैं सर इसको? मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सो MBA बनाना भी बताओ यार, इस डिग्री से भी हेजेमनी होती है? यस। द आइडिया दैट बिजनेस इज अ प्रोफेशन दैट डिपेंड्स अपॉन स्किल्स दैट कैन बी टॉट इन अ यूनिवर्सिटी इज यूनिकली अमेरिकन। बिजनेस तो बिजनेस करने से आता है ना, ना कौन बोलता है? सो वॉर्टन स्कूल जो है एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ने 1881 में ये पैटर्न बनाना स्टार्ट किया, और पिछले 100 साल में इन लोगों ने ये दिमाग को पक्का वो कर दिया कि यू नो जब तक तुम MBA नहीं करोगे तब तक आपने बिजनेस नहीं किया। सो सिंपल हेयर इज
दैट आज, और ऐसा नहीं प्लीज़ ये इंडिया की बात कर रहे हो, ओके, एमबीए ही पूरी दुनिया में माना जाएगा कि यार जब तक तुमने एमबीए नहीं किया तुम किसी बिजनेस को पार्ट नहीं होगी। तो ये जो आइडिया है ये हेजेमनिक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये आइडिया जिससे कि पूरी दुनिया ऑक्यूपाई हो गई, ओके, कब्जे में आ गई कि देखो जी एमबीए करो, तो छोटी छोटी चीज़ों में बिल्कुल। सो इफ आई लुक एट दिस पार्ट, ओके, this is the entire concept. So you can see here, if I had opted for science subjects, I would have to sit for the entrance exams of medical engineering college. That would mean competing with no many others who wish to become doctors and go to United States of America. तो भैया यूएस जाओगे, ओके, और पैसे कमाओगे। तो अमेरिका में, अमेरिका जा रहा है जी मेरा बच्चा, अमेरिका जा रहा है, लो जी अमेरिका की हेजेमनी देख लो। आई यू अंडरस्टैंडिंग? अब इससे एक और सीन है, अगर मैं इसी स्टोरी को आगे बढ़ाते हो जाऊं तो हमारी कहानी ख़त्म कहाँ हुई? तुमने आंसर कहाँ दिया? कहाँ? तो इस बच्चे का तो आंसर दिया ही नहीं। आयशा जो कि इराक में थी, बगदाद में थी, और उन बच्ची को अपना पाँव गंवाना पड़ा बिकॉज ऑफ दिस मिसाइल अटैक दैट हैड हैपेंड, ओके। तो ये कौन, कहाँ से सर हेजेमनी हो गई? अरे इससे बड़ी हेजेमनी नहीं है। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। तो ये हो गया वन, ये हो गया टू, ये थ्री। ये क्या हेजेमनी दिखा रही है? मिलिट्री। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या कर सकते हो तुम? तुम्हारा बस कहाँ तक चलेगा? कहीं तक नहीं चलेगा। सो ये जो बच्चा है, ओके, ये जो बच्ची है, दिस इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन और द विक्टिम ऑफ मिलिट्री हेजेमनी ऑफ यूएसए. This is on the basis of education. This is also on the basis of education. Hegemony hegemony ही होती है। आई होप एवरी वन हैज़ अंडरस्टूड। सर यहाँ तक तो फिर भी हम कुछ कुछ समझ ही गए, लेकिन ये बच्चे का क्या है? मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि बहुत सारे पैटर्न्स जो हमारे और आपके बीच में हैं, ओके, बहुत सारा बात करने का तरीका, बहुत सारा कपड़े पहनने का तरीका, ओके, ये हमको कहीं ना कहीं अमेरिका से ही गिफ्ट मिला है। कैसी बातें करो? अच्छा, जीन्स, ओके, डेनिम्स, जिसके बारे में वो आंद्रे करके बच्चा बात कर रहा है, ये जीन्स अमेरिका में वर्कर्स, जो वर्कर्स थे वो यूज़ करते थे, वो पहनते थे, जिसे हम डेनिम्स बोलते हैं। इसलिए फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम जीन्स को वर्कमैन यूनिफॉर्म बोला जाता था। जीन्स आराम से ख़राब नहीं होती, बड़ा आराम से धुल जाती है, प्लस वो उसका रंग अगर चला भी जाए तो भी वो स्मार्ट लगता है, टफ कपड़ा होता है, जैसे मर्जी उसको यूज़ किया जा सकता है। सो जितनी ज़्यादातर जो जीन्स है, ये एक्चुअली जो डेनिम्स जिसे बोला जाता है, ये एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। जबकि अमेरिका में यूज़ हो रहा था तो ये हेप हो गया, ओ वाओ, इन फैशन, इन फैशन। तो ये अचानक ही स्मार्ट लगने लग गया सबको। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये प्रैक्टिकली ठीक हो, लेकिन अच्छा लगता है। सो वो अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि एक बड़ी कंट्री से आया, एक फेमस कंट्री से आया, सक्सेसफुल। तो हमारे हमारे कॉन्सेप्ट ये होता है कि वी ट्राई टू अडॉप्ट थिंग्स फ्रॉम समबडी हु इज़ द लीडर। तो इसी के बेसिस पे एडवर्टाइजमेंट्स होती है। सो देयर इज़ समथिंग कॉल्ड अमेरिकन वे ऑफ लाइफ, और इस अमेरिकन वे ऑफ लाइफ को आपको और मुझे दिखाने के लिए सबसे बड़ा रोल अदा किया हॉलीवुड ने। और ये जो हॉलीवुड ने मूवीज़ दिखाई, ओके, तो देखो अमेरिकन आर द हीरोज़, अमेरिका में सब कुछ ठीक होता है, अमेरिका में सब कुछ ठीक है, पावर है, नीटनेस है, क्लिनलीनेस है, डेमोक्रेसी है, यू नो लोग वहाँ पे सब ठीक ठाक होते हैं, सब लोग बिल्कुल, कुछ कोई क्राइम नहीं होता, जो होता है उसको मैनेज कर लेते हैं, एक ही हीरो जाके रैम्बो बन जाता है, पूरा का पूरा देश संभाल लेता है। तो हमको लगा सच में अच्छा, ज़रूर ठीक होगा। सो हॉलीवुड और द अदर कॉन्सेप्ट्स ऑफ सॉफ्ट पावर, उसने हमारे यहाँ पर, तुम्हें पता भी नहीं चला कब तुम्हें एक्चुअली इश्क हो गया। किससे? अमेरिका से। तो तुम क्रिटिसाइज करना चाहते हो, बट शायद ही दुनिया में कोई एक आदमी होगा जिसको ये नहीं दिल करता होगा यार एक बार अमेरिका देख लेते, या फिर मौका मिलेगा लेट्स बिकम अमेरिकन सिटीजन्स, ओके, आई शुड हैव एन अमेरिकन पासपोर्ट। तो तुम, बहुत सारी कंट्रीज है दुनिया में, ओके, जो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा वे ऑफ लाइफ है, लेकिन एवरी वन रिमेंबर्स अमेरिका। अब धीरे धीरे क्या होगा, जिससे तुम्हारा इश्क हो जाता है ना, उससे तुम्हें कंसेंट होता है, तुम्हें उसकी बात ठीक लगने लगती, ओके। तो इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी थे आदमी काम के। यू अंडरस्टैंडिंग? तो वही वाली बात है, जिससे तुम इश्क करने लगते हो, जिसे तुम मनी मन सबकॉन्शियसली जानने लगते हो, वो
कंसेंट हो जाता है तुम्हारा कि नहीं यार ठीक ही कर रहे होंगे, इतना बुरा भी नहीं बोलते. सो व्हाट अमेरिका हैज़ डन इज दे हैव मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट. तो इन्होंने जो उनके मन की बात है ना वो हॉलीवुड के में पैकेज किया और तुमको खिला दिया और हमको खिला दिया. हमको लगा वाह पेप्सी बहुत अच्छा है. क्या अच्छा भैया पेप्सी में? नहीं नहीं बहुत अच्छा है, अमेरिकन है. अच्छा कोक बहुत अच्छा है, क्यों? क्योंकि कोक अच्छा है. अच्छा पॉप म्यूज़िक बहुत अच्छा है, क्यों? क्योंकि अमेरिकन है. अच्छा ओके हॉलीवुड बहुत अच्छा है, क्यों? क्योंकि अमेरिकन है. तो हमको ठीक लग रहा है. यू अंडरस्टैंडिंग? तो तुम टर्की से आई हुई कॉफ़ी पीने में बहुत बार सोचोगे, लेकिन अमेरिका से आए हुए पेप्सी के लिए बिल्कुल हड़प जाओगे. और टर्की की कॉफ़ी सर ऑसम ह्यूज, वो बात की बात, पहले पेप्सी पीते. सो दिस इज द एंटायर कॉन्टेक्स्ट कि जब डोमिनेटेड क्लास को अपने मोहब्बत में फंसा देता है, अपने आइडियोलॉजी में पूरी तरह से एब्जॉर्ब करवा देता है, फिर डोमिनेटिंग क्लास को कंसेंट दे देता है, परमिशन दे देता है कि ठीक है भैया तू तो ठीक है. सो धीरे धीरे ओके दैट जो डोमिनेंट पावर होता है ना, बोलता है हर टाइम ना हम गुस्से में थोड़ा ना करेंगे. धीरे 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 बहुत सारे तरीक़ों से आप एक कंसेंट डेवलप करोगे. और ये कंसेंट जो है ये जब तक काम कर रहा है तब तक तो ये काफ़ी है. और अगर नहीं मानोगे तो कोई टेंशन नहीं, हमारे पास मिलिट्री वे भी है. तो तरीके हमारे पास अलग अलग हैं. सो दिस इज़ हाउ अमेरिका हैज़ डिसाइडेड टू डू दिस. एंड अगर हम इस बात को एस्पेक्ट देखें तो ज़्यादातर लोग जिसको अमेरिकन ड्रीम बोलते हैं, ओके अमेरिकन वे ऑफ लाइफ, तो आंद्रे का एग्जाम्पल वही था, वो जो छोटे बच्चे का था. उसकी मम्मी बोल रही थी कि तू चर्च में जाता है तो जीन्स क्यों पहन के जाता है, तो बोलता भैया मेरे को अच्छा लगता है. सो वेयर डू वी ड्रॉ अ लाइन? वी कांट ड्रॉ अ लाइन. ओके सो दिस इज़ अ वेरी सिडक्टिव कंट्री. अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है जो मैं आईआर में पढ़ा था कि क्या चाइना कैन रिप्लेस दैट हेजेमनी? आई डोंट नो और आई डोंट थिंक. नहीं नहीं सर आप तो एम ए बोलो, ऐसा क्यों नहीं बोलो? क्या चाइना मिलिटरली स्ट्रांग नहीं है? तो हो सकता है कल 10 साल के बाद मिलिटरली और स्ट्रांग हो जाए. हाँ. क्या चाइना इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है? बिल्कुल है. तो क्या नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि चाइना इकोनॉमिकली और स्ट्रांग हो जाए? बिल्कुल है. लेकिन ये सॉफ्ट पावर कहाँ से लाओगे? कैन वी बी डू कैन वी गेट एसोसिएटेड विद Chinese culture so easily as we are compared or as we are influenced by Americans? That is $1 million question and I don't think that will be possible. So the point here is कि हम इसके हेजेमनी से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस और इतने साल से चल रहे हैं और इतने मोहब्बत से हो रहा है कि हम एक्चुअली इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा. तुम अमेरिका को यूएसए और समझने लग गए हो, एवरीथिंग इज अमेरिकन. ओके तुम्हें सच में विश्वास हो रहा है कि एक आदमी रैम्बो नाम का आदमी आकर पूरी दुनिया को जीता एंड यू आर लिविंग विद दैट एंड यू आर इंजॉइंग दैट पार्ट. तो कहीं ना कहीं अमेरिकन आर हीरोज, कहीं ना कहीं अमेरिकन आर एब्सोल्युटली करेक्ट, कहीं ना कहीं अमेरिकन आर सच सुपर पावर. अमेरिकन इलेक्शंस होता है तो तुम उतने ध्यान से वॉच करते हो जितने वॉच तुमने शायद ही किसी और कंट्री का कभी सोचा होगा. ओके तो तुम इस पूरे एस्पेक्ट में आए हुए. तो चाहे तुम खाने पीने की बात करो, पेप्सी, ये ऐसे ऐसे गाँव की फ़ोटोज़ दिखेगी तुम्हें और दूर दराज की जगह पे होंगे. हमारे बच्चे बैटमैन के कपड़े पहन के घूम रहे हैं. ओके हमारे पास फ्राइड चिकन. ये मालूम है फोटोग्राफ्स कहाँ की है? ये फोटोग्राफ्स इंडोनेशिया के. लो सर हद होगी. ओके इंडोनेशिया यस. तो अगर तुम्हें ये नहीं मालूम है कि मैकडोनल्ड्स क्या है? कैसी बात करो सर, मालूम होना ज़रूरी है. बिल्कुल. ओके मैकडोनल्ड्स इतना कॉमन है कि हम ये बात भूल ही गए कि मैकडोनल्ड्स एक फॉरेन कंट्री का ब्रांड है. तो क्या हुआ? लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर मुझे जापानीज़ ओके सुशी खाना है, ओके तो मेरे को लगेगा वाह आज मैं मेहनत करके सुशी खाने जाऊँगा. ओके लेकिन इट विल बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू इवन एक्सेप्ट. थोड़ा सा तुम्हें दिमाग पे जोर देना पड़ेगा जब तुमको ये बात बताना कि मैकडोनल्ड क्या बात कर, मैकडोनल्ड अमेरिकन है, मैकडोनल्ड तो पता ही नहीं चला बेटा. सो दिस इज द एंटायर कॉन्टेक्स्ट इज दैट यूएस जो है वो चाहे उनके क्लोथिंग हो, चाहे क्लोथ्स हो, चाहे मतलब हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश यूज़ करते थे. ओके हम शेड्यूल बोलते थे और हमारे मुंह से स्केड्यूल निकलता है विच इज़ एन अमेरिकन वे और वी डोंट नो हाउ टू डिफ्रेंशिएट दैट पार्ट. तो कोई बात नहीं, स्मार्ट लगता है, आई नो. सो दैट्स द वे.
एंड दिस इज कॉल्ड सॉफ्ट पावर। तो सर ये तो फिर अंतहीन होगा, ये तो ख़त्म ही नहीं होगी। बिल्कुल, ये तो प्रथा ख़त्म ही नहीं होने रही। तो अमेरिका को कौन रोकेगा? तो शोले पिक्चर थी ना, शोले। अब इसमें शोले पिक्चर कहाँ से आ गई? तो उसमें गब्बर सिंह एक डायलॉग बोलता है, गब्बर सिंह बोलता है कि गब्बर के ताप से तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता है, और वो एक ही आदमी गब्बर खुद है। मतलब अमेरिका को अमेरिका ही बचा रोक सकता है, अमेरिका को अमेरिका ही कंट्रोल कर सकता है। सो द फर्स्ट इज अमेरिका का खुद का जो स्ट्रक्चर है, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बड़े काम का है इस स्टेज में। कैसे? अगर अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन को देखोगे तो उसमें आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, अगर मैं देखूं आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 देखूं, तो आर्टिकल 1, 2, 3 स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर करता है। क्या करता है सर? स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स। यानी कि वहां पर एग्जीक्यूटिव केवल एग्जीक्यूटिव एक्शन कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव कैन डू ओनली एग्जीक्यूटिव एक्शंस, legislative can do only legislative functions and judiciary can do only judicial function। तो ऑल्दो हमने भी थोड़ा बहुत लिया है यहाँ से, लेकिन हमारा डाइल्यूट सेपरेशन ऑफ पावर है, इनका स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है। ठीक है सर? ठीक है नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि अगर उनका प्रेसिडेंट या एग्जीक्यूटिव चाहेंगे भी कि यार भेज दो, जितनी फौज भेजनी है उड़ा दो सबको, तो उनके लेजिस्लेटिव या फिर मैटर जुडिशरी उनको रोक लेगी। तो हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, उनकी खुद की ही फोर्सेस, उनके खुद के ही ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट एक दूसरे को रोक लेंगे। सो अदरवाइज तो ये तो निकल लिए, अगर किसी प्रेसिडेंट को दिलाओ उड़ा दो सबको, ओके न्यूक्लियर वेपन कर लो, जो मर्जी करना है, एयर अटैक करो, नेवल अटैक करो, बोलेंगे रुक भैया, हमारा खुद का स्ट्रिक्ट सेपरेशन पावर है, वी नो हाउ टू कंट्रोल दैट पावर। Are you understanding? So this is one very very important part of this. So the separation of powers, the division of power इतनी severe है that you nobody can be very very crazy about it. दूसरा है कि आप अगर यूनाइटेड स्टेट्स के राइट्स का सिस्टम देखोगे ना, तो वो भी एक कमाल का सिस्टम बना है। मतलब वहाँ पर जो फंडामेंटल राइट्स अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए, वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि दे आर रिजिड, दे आर रिटन इन स्टोन। मतलब दे विल नॉट बी टेकन अवे अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो वहाँ के जो अमेरिकन्स है, जो सिटीजन्स है, जो मीडिया है, वो ऐसे ऐसे मतलब वर्ड्स बोल सकते हैं जो किसी और नॉर्मल कंट्री में बोलना करीब करीब नामुमकिन होगा। सो दे, अब तुम ये नोटिस करो, ये बिंदास बिंदास ओपन में, ओके ओपन में, जब वहाँ के डेमोक्रेटिक पार्टी का नेशनल कन्वेंशन चल रहा था, लिख रहे हैं दीज 907 पेयर्स ऑफ बूट्स रिप्रेजेंट्स द यूएस सोल्जर्स किल्ड इन इराक वॉर। तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट है ना, उसको आंसरेबल होने में, ओके आंसरेबल होने में मीडिया वहाँ पर छोड़ती नहीं। तो ये एक वहाँ का बड़ा एस्पेक्ट है दैट छोटी छोटी बातों के लिए भी वो गवर्नमेंट को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, एंड इन द वे जिस तरह से हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो उनके मास मीडिया बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उनका न्यूज़पेपर्स बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे ब्लॉगर्स की बड़ी पावर है, ओके एंड दे आर वेरी वेरी ओपन। तो वहाँ पर प्रेसिडेंट्स ऐसे नहीं इलेक्ट होते, एक ने बोल दिया दूसरे ने बोल दिया, उनकी डिबेट्स होती है इशू पे, ओके उनकी इशू बेस्ड डिबेट्स होती है जो कि टेलीविज़न पे लाइव होती है। तो और फिर उसके ऊपर मार्क्स होते हैं, रेटिंग्स होती है, एक एक चीज़ पर एनालाइज किया जाता है सब कुछ। एंड दैट इज़ वाई अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अपने आप में इतना एडवेंचरस हो जाता है, जो पूरी दुनिया में कोई नहीं होता। हम लोग को तो पता ही नहीं चलता कि ये क्या है, क्यों है, ओके हमें तो सिर्फ राजनीति के पार्टीज़ के नाम मालूम होते हैं, लेकिन इशू बेस्ड डिबेट्स अनबिलीवेबल। सो ये इनका सेकेंड ब्रेक हो गया। तो फर्स्ट ब्रेक क्या हो गया? फर्स्ट ब्रेक हुआ कि इनका खुद का जो स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, जो एक दूसरे को रिस्ट्रिक्ट कर देगा। और दूसरा कि इनका जो मीडिया और पब्लिक है ना, वो बड़ा खतरनाक है। सो दे विल नॉट लीव दिस पार्ट ईजीली। सो ये अमेरिकन पॉलिटिकल कल्चर है, ओके और ये इसीलिए इनका मिलिट्री अगर बाई चांस इराक में या कहीं पे भी कहीं पे होगा, तो ये उसका ह्यूमन कॉस्ट को सवाल पूछते हैं। दे रियलाइज कि विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वहाँ की पब्लिक घर नहीं बैठी रहेगी,
दे विल आस्क द क्वेश्चंस ऑन द स्पॉट. सो वहाँ के प्रेसिडेंट को भी पॉलिटिकली आंसर देना पड़ेगा, मिलिट्री को भी आंसर देना पड़ेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. द थर्ड वन is very very important. Okay, that very very important is जो इनकी खुद की क्रिएशन है. अब बताओ ये वाली बात क्या है. द खुद की क्रिएशन जो इन्होंने बनाई थी वॉज द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. तो जितने अमेरिकन एलाइज है, ओके, वो इस नेटो के पार्ट है. तो जब अमेरिका आमतौर पे भी मिलिट्री ऑपरेशंस करती है तो वो अब नेटो के थ्रू करती है. अब कभी कभी क्या होता है कि तुम्हें ना तुम्हारा दुश्मन नहीं रोक पाएगा, लेकिन तुम्हारे दोस्त ज़रूर रोक पाएंगे. सो जो फ्रेंड्स हैं समटाइम दे आस्क यू, ओ यार ऐ की कर रहे. ओके, सो द आई थिंक द स्ट्रोंगेस्ट वे इन विच अमेरिका को कोई कंट्रोल करेगा विल बी द अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो कि नेटो के मेंबर्स है. वो बोलेंगे यार ये गलत हो रहा है, दिस इज़ नॉट डन. कहते हैं ना कि कोई मेरे को एडवर्सरी मेरे को रोकने की कोशिश करेगा तो मैं उससे लड़ जाऊंगा, फ्रेंड बोलेगा तो शायद मैं सुन लूंगा. सो देर आर थ्री मेन कंसर्न्स. वन, द स्ट्रक्चर. टू, देयर मीडिया, देयर पब्लिक. एंड थ्री, इनके फ्रेंड्स और इनके अलायंसेस लाइक नेटो. So these are the three ways in which America can be stopped, otherwise not. So now coming to the last topic, and that is India's relationship with USA. अब ये बड़ा ही विचित्र सा सिस्टम है. मैं जब इंडिया यूएस रिलेशंस पढ़ाता हूँ तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग शो होता है. तो जब इंडिया एक्चुअली यूएस के साथ स्टार्ट किया रिलेशनशिप, आई मीन सून आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो यूएस ने इंडिया को बहुत इग्नोर किया था, बिकॉज उसको बोला गया था द बैकयार्ड और द बैकवाटर्स ऑफ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी. वो इंडिया को ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे थे. इनफैक्ट दे स्टार्टेड फोकसिंग मोर ऑन पाकिस्तान. ओके, फिर इवन ऑन द कश्मीर इशू इनिशियली यूएस ने इंडिया को सपोर्ट नहीं किया. ओके, उस टाइम पे भी हमारे काम आ रहा था यूएसएसआर. जब इन्होंने 2-3 बार हमारे खिलाफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन भी मूव किया, यूएसएसआर ने हमको बचा लिया विद रिगार्ड्स टू यू नो आइदर इन कश्मीर और फॉर लेटर जब गोवा ऑपरेशंस हुआ तब भी. ओके, जब भी यूएस ने ये किया यूएसएसआर ने हमको प्रोटेक्ट किया. 1965 वॉर हुआ जब पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान को बेस्ट ऑफ द वेपन्स, पैटर्न टैंक्स, ओके, जो उनके सेबर जेट्स थे वो सब उनको दिए. 1971 में तो इन्होंने हदनो-वद कर दी. इन्होंने अपनी पैसिफिक फ्लीट ऑपरेशंस में डालने की कोशिश की ताकि बांग्लादेश ऑपरेशंस में इंडियन नेवल जो ब्लॉकेट था INS विक्रांत का वो तोड़ पाए. फिर भी यूएसएसआर फिर से काम आया जब उन लोगों ने अपने व्लादिवोस्तोक ऑपरेशनल बैटल्स ग्रुप OBG को हमारे फेवर में रिलीज़ किया. फिर हमने भी इसकी हद ख़राब हो गई जब 1975 में ओके हमने अपना फर्स्ट सिविल न्यूक्लियर ब्लास्ट किया. ओके, फिर अमेरिका के होश उड़ गए. बट 1991 आते आते हमारा यूएसएसआर ही चला गया. ओके, बिकॉज इट डिसअपियर्ड, डिसइंटीग्रेटेड, जो मैं ऑलरेडी तुम्हें पढ़ा चुका हूँ. इसके बाद जब वाजपेयी साहब हमारे प्रधानमंत्री बने, फिर हम लोगों ने फिर से अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया. फिर अमेरिका ने हम पर सैंक्शंस भी लगाए. ये सब होते हुए भी हमारे सिचुएशंस में थोड़ी सी चेंजेस आने लग गई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. जब इसके दो मेन रीज़न हैं जो मैं पढ़ाता हूँ. एक रीज़न ये था कि 1990s में PV नरसिम्हा राव साहब एंड मनमोहन सिंह साहब, इनकी वजह से इंडिया ओपनड इट्स मार्केट टू द ग्लोबल वर्ल्ड. तो एक शक जो अमेरिका को था, यूएस को, अब अमेरिका देखो मैं भी हेजेमनिक हो गया. ओके, तो वो था, वो ख़त्म हो गया कि इंडिया सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट कंट्री है. उनको पता चल गया ये कैपिटलिस्टिक कंट्री है. सो ये धीरे 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 जब लिबरलाइज हो गया और जब हम ग्लोबल इकोनॉमी में पार्ट आ गए तो अमेरिका को लगा यार कैसी बात कर रहे हो, हम और तुम्हारे दुश्मन, नॉट एट ऑल. इंडिया, अमेरिका हैज़ परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट. तो उनको लगा कैसी बात कर रहे हो, तो बहुत ही अच्छे लोग हैं, तुम्हारे पास इतनी बड़ी मार्केट है, तुम ग्लोबली अब इकोनॉमी में खुल चुके हो, लिबरलाइज हो चुका है, LPG बजट तुम्हारा रिलीज हो चुका है, सोवियत यूनियन जा चुका है, यानी कि तुम कम्युनिस्ट हो नहीं रहे, और प्लस तुम्हारे पास इतनी ज़बरदस्त एजुकेटेड पॉपुलेशन है,
जो खासकर टेक्नोलॉजी में ह्यूज है, ये टेक्नोलॉजी को हम आउटसोर्स कर देंगे तुम्हारे पास, तुम अपने लोगों को भेजो, हमारे यहाँ पे काम भी करोगे और सारे तरफ से हमारी पावर होगी। दूसरा, तुम्हारे कितने सारे इंडियंस डायस्पोरा और एनआरआईज के फॉर्म में अमेरिका में, सो इंडियन अमेरिकन्स आर ह्यूज इन नंबर। लो, हमारा तो सारी दोस्ती है। सो अचानक ही अमेरिका का हमारी तरफ से रुझान हो गया, स्पेशली आफ्टर दे मेड व्हाट इज कॉल्ड एज ए सिविल न्यूक्लियर डील, और एक नया ही आगाज हो गया विद अमेरिका कमिंग और रादर कमिंग क्लोज टू अस। सो यूनाइटेड स्टेट्स आज भी, ये थोड़े नंबर्स प्लस माइनस हो सकते हैं, बट दे एक्सेप्ट लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया। इंडियंस वहाँ पे बड़े कॉमनली स्टडी करते हैं, वर्क करते हैं, चाहे वो नासा में हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे सिलिकॉन वैली में हो। सो इनफैक्ट द स्टार्टअप्स में उनका बड़ा मोटिवेशन है। अमेरिकन कंपनीज को इंडिया में बहुत अच्छी स्पेस मिल गई है। अमेरिका को मालूम है कि द मोर दे इन्वेस्ट इन इंडिया, द मोर दे आर गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम देम एंड वाइस वर्सा। अब खासकर नरेंद्र मोदी सरकार के बाद मोदी जी का, बराक ओबामा साहब और द प्रेसिडेंट ओके डोनाल्ड ट्रम्प एंड के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप देखा। अमेरिका ने बहुत बार इंडिया को सपोर्ट किया एंड द वर्ल्ड फोरम। और एक क्या होता है, जब एक कॉमन फोरम मिल जाता है, एक कॉमन एडवर्सरी मिल जाता है, विच इन आर केसेस चाइना, ओके, जो अमेरिका ने हमको सपोर्ट किया। मतलब किसने सोचा था कि अमेरिका अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट वेपन्स हमको देगा, अपाचे हेलीकॉप्टर्स, चिनूक एंड यू नो द M777 होविट्जर्स। ये जैसे जैसे वो सपोर्ट करने लग गए हम लोग को, ओके, वी आर राइट नाउ सीइंग अ होल न्यू डायमेंशन टू इंडिया एंड US रिलेशन। सो द कॉन्टेक्स्ट देयर इज कि इतना बात होने लगी है कि जब क्वाड बना, QUAD, आई होप सबको याद है। सो ये जो क्वाड बना, जिसमें ऑफकोर्स अमेरिका विल प्ले द बिगेस्ट रोल, तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड US के नेवल फोर्सेस एक साथ यूनाइट हो रही है, नॉट इन अ स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट बट एक अंडरस्टैंडिंग तो है। किसने सोचा था दिस विल हैपन, बट लोग इल्ज़ाम लगा रहे कि ज़्यादा पास में आ रहे हैं, कहीं यहाँ पर कोई एशियन नेटो तो नहीं बन रहा एंड सो ऑन सो ऑन। लेकिन हैविंग सेड सो, ये भी अपने आप ही एक बहुत बड़ी मेजर बात है कि आज वो कंट्रीज जो कि हमारे खिलाफ थी, ओके, ऑल द वे सैंक्शंस लगा रही थी, आज वो और इंडिया मिल के दे आर ट्राइंग टू काउंटर वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, ओके, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे स्ट्रैटेजिक हो, चाहे इन्वायरमेंटल हो एंड सो ऑन सो। सो इसको, ये इंडिया को समझना पड़ेगा कि हेजिमनी तब बुरी होती है व्हेन इट इज़ अगेंस्ट यू। हेजिमनी मे नॉट बी बैड इफ इट इज़ नॉट अगेंस्ट यू, इफ इट इज़ इन योर फेवर। तो इसको बैंड वैगन टेक्निक बोलते हैं, इसको बोलते हैं बैंड वैगन, कि इसको बहुत अलग अलग तरीके से बोला जा सकता है, बट इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इसको बैंड वैगन टेक्निक बोलते हैं। कि बोलते हैं ना कि मेक हे वाइल द सन शाइन्स, ओके, या फिर जो उगता सूरज है उसके साथ साथ ही उगने लग जाओ, ओके, जोड़ लो अपना हाथ। सो लेट अस रीड 3 extracts from the speeches made by the Prime Minister and 2 opposition leaders during the debate in Lok Sabha on the Indo-US agreement on the nuclear energy। तो मैंने तुम्हें बोला था ना, सिविल न्यूक्लियर डील एक मेजर गेम चेंजर था जो ऑब्वियसली मनमोहन सिंह साहब के समय हुआ था। सो लेट अस सी what are the opinions of our ex-Prime Minister. Says, Sir, I would respectfully urge this august House to recognize the changed mood of the world towards India. This is not to say that power politics is a thing of the past. There will be never any attempt to twist our arms. We will protect ourselves to ensure against the risks that are there. But it would be wrong for us not to take advantage of the opportunities that are now on the horizon. I sincerely believe that it is in the interest of our country to have a good relationship with all the major powers. I make no apology that we seek good relations with the United States. The United States is a preeminent power. इसी को बैंड वैगन टेक्निक बोलते हैं। तो मनमोहन सिंह साहब बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही ज़हीन प्रधानमंत्री, वो समझ गए कि हेजेमनी के खिलाफ लड़ने का कोई सेंस नहीं बनता जब तक कि हम उसके साथ में हो। अगर उनसे हमें एडवांटेज हो रहा है, सो व्हाट्स द प्रॉब्लम। उसी तरह से बाबू साहेब आचार्य
CPIM, since independence, we have been pursuing independent foreign policy because of our national interests. What have we seen in the case of Iraq and in the case of Iran? After the July statement and when there was voting in International Atomic Energy Agency, we found that we sided with the United States of America. We supported the resolution moved by US and P5. That was not expected before that. When we were trying to bring gas from Iran via Pakistan, which we need, we supported America's stand in regard to Iran. There we find that the independent foreign policy has been affected. एक और बात पढ़ लेते. Major General retired BC Khanduri साहब BJP के. We have also to take note of the fact that today is US, whether we like it or not, the only superpower in this unipolar world. But at the same time, we must also remember that India is also emerging as a world power and a superpower. Therefore, we feel that we should have good relationship with the USA in the international scenario, but it should not be at the cost of our security. Bandwagon technique, my friend. तुम अपनी सॉवरेनिटी मेंटेन करते हुए भी इट इज़ टू बी अंडरस्टूड. तो यहाँ पर ना डिफरेंट एंगेजमेंट्स करनी पड़ेगी. मिलिटरीली अलग, इकोनॉमिकली अलग, ओके, कल्चरली अलग. देर इज़ नॉट वन सिंगल फार्मूला कि जो आपको एक हेजेमॉन से फ़ायदा भी दे देगा और ये भी इंश्योर कर देगा कि तुम उसे इतनी बुरी तरह से डोमिनेट ना हो जाओ कि तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारी सॉवरेनिटी खतरे में आ जाए. सो द हेजेमनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन द पॉइंट हियर इज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को बोला जाता है पॉलिटिक्स विदाउट गवर्नमेंट. मतलब ये विदाउट गवर्नमेंट भी पॉलिटिक्स चल ही रही है. सो द पॉइंट हियर इज दैट द एंटायर कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में हमको समझना पड़ेगा, दैट जब तक तुम इस सिचुएशन को समझोगे कि कोई भी चीज़, द ओनली परमानेंट थिंग इन लाइफ, द ओनली परमानेंट थिंग इन लाइफ इज चेंज. ओके, दिस इज द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग इन इज चेंज. ये चेंज होता ही रहेगा. तो ऐसा नहीं था दैट आपने पहले नहीं देखा, बिल्कुल देखा. मैंने पहले भी बताया, फ्रांस का एग्जाम्पल था, पैक्स ब्रिटानिका था. ओके, फॉर दैट पार्ट वी हैव सीन यूनाइटेड स्टेट्स हेजेमनी का टाइम. अगर आप तुम ये कोई गलत फहमी कर रहे हो कि यार लेट अस गो अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स हेजेमनी, इन अदर वर्ड्स एक मिलिट्री कोएलिशन बनाते, मैंने तुम्हें बता दिया ये पॉसिबल नहीं. अमेरिका इज टू माइटी अ मिलिट्री फोर्स, एटलीस्ट इन द नियर फोर्सेबल फ्यूचर को उनके आसपास भी आएगा, पूरी दुनिया भी साथ में मिल जाए. तो ऑल्सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम हेजेमॉन के साथ रहो. क्यों लड़ाई कर, जैसे मैंने तुम्हें बोला था, दिस इज कॉल्ड एज अ बैंड वैगन स्ट्रैटेजी. तो मैं तुम्हें सब कुछ ही पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई. सो दिस इज द एंटायर कॉन्टेक्स्ट दैट, ये बात है. और एक और तरीका है, एक और तरीका क्या होता है मानो, उसको बोलते हैं स्टेइंग अंडर द रडार. चुप बैठो, कुछ सांस भी मत लो. जैसे छोटी मोटी कंट्रीज होगी ना, वो बोलेगा भैया, कहते हैं ना, व्हेन द एलिफेंट इज पासिंग ना, स्टे क्वाइट. ओके, उसको नाराज़ ना हो जाए, कहीं गुस्से में आके एलिफेंट ने कुछ कर दिया तो. वैसे ही वाली बात है, शांति से रहो, अंडर द रडार रहो. तो छोटी कंट्रीज तो हेजेमॉन को इस तरह से अवॉइड कर सकती है, बट इंडिया अवॉइडेबल थोड़ा है. वी आर अ ह्यूज इकोनॉमी, अ ह्यूज मिलिट्री पावर, अमंग्स द हाईएस्ट पॉपुलेशन, ह्यूज कंट्री. हम लोग नहीं कर सकते, हम सिर्फ यही कर सकते हैं. और ना हम कर सकते हैं, ना इंडिया कर सकता है, ना चाइना कर सकता है, ना रशिया कर सकता है. वी कैन ओनली लिव विद देम एंड वी कैन बेनिफिट इन अ म्यूचुअल वर्ल्ड. सो द कॉन्टेक्स्ट हियर इज कि इस ग्लोबल विलेज में रहना आना पड़ेगा. अगर आपको आएगा नहीं तो आप सफ़र करोगे, और अगर आपको आ गया तो आपको ह्यूज बेनिफिट होगा. जब तक बात इस लेवल तक नहीं पहुंचती कि तुम कोई मेजर ही गलती कर बैठो या फिर तुम्हारी सॉवरेनिटी भी सवाल है, आई थिंक इट ऑलवेज मीन्स दैट लेट अस हैव अ गुड रिलेशनशिप विद यूनाइटेड स्टेट्स. सो माई फ्रेंड्स, आई थिंक मैंने तुम्हें एक एनसीईआरटी के चैप्टर को इतने डिटेल में बताया. आई थिंक तुम अच्छा खासा एग्जाम में आंसर लिख सकते हो. इफ़ यू रियली वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस काइंड ऑफ टीचिंग, प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम. क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है. ओके, प्लीज़ ज्वाइन मी ऑन माई क्रैश कोर्स. और इसके बाद कई सारे कोर्सेज आएंगे. डोंट वेस्ट एनी मोर टाइम. 1 year, 2 year, 3 year courses are available. Please join on Unacademy. Use the special code SIDLIVE, SIDLIVE. और अब तुम्हें थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि जिसको तुम सेल्फ स्टडी बोलते हो या अनस्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन, और उसके कंपैरिजन में जो तुम हमसे पढ़ोगे उसमें कितना फ़र्क होगा.
So if you want to take advantage, use the code SIDLIVE. You are a wise gang of students. Take a wise decision, but take it now. In the words of an academy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind.